लेकिन आप ऐसे एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर क्या चीज़ कैसे क्रिएट की। तो अब यहाँ पर हमें ट्रेसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑरेंज येलो कलर का थोड़ा सा मिक्स ले आएंगे। तो जैसे कि आपको कैंडल फ्लेम में पहले उसे अगर हम लोग थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो देख रहे ये चीज़ ऐसे सर्कुलर वे में यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी यहाँ पर हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है और अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये चीज़ हमें कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, तो हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू मिल गया और इसे हल्का सा प्ले होने देते हैं। तो हेलो गाइस, कैसा सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज के इस नई वीडियो के अंदर हम लोग पार्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। तो ये मेरी मास्टर क्लास वाली सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स को कवर करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स के द्वारा पार्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर, मेरी मास्टर क्लास वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल्स को लेके मैप एनिमेशन को कवर किया था, वैसे ही इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को लेके पार्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स करूँगा वो अच्छे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। और एग्जाम्पल्स की मैंने यहाँ पर बात कर ही ली है, तो मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि मैंने अपने एग्जाम्पल्स कहाँ से उठाए हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल्स हॉलीवुड से भी उठाए और स्पेस से भी उठाए हैं। हॉलीवुड का मैं यहाँ पर पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ कि हॉलीवुड से मैंने क्या उठाया है। तो आप सभी ने मार्वल के बारे में तो सुना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ तो याद करिए, आप सभी ने एंड गेम में इस चीज़ के बारे में तो देखा ही होगा। अब ये सही बजी। तो जब भी चुटकी बजती थी तो वहाँ पर आप समझिए ना कि जितने भी इंसान रहते थे वो पार्टिकल्स के वे में ऐसा गायब हो जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग एंड गेम वाला भी इफेक्ट ऐसा क्रिएट करने वाले हैं। और उसी के साथ अगर थोड़ा हम लोग लेटेस्ट एग्जांपल लेके चलें तो मार्वल की जो वेब सीरीज आई लोकी वाली, तो उसमें जो प्रून इफेक्ट है उसे भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे ही एप्पल से भी एग्जांपल उठाया है। तो एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो आप सभी ने देखा होगा कि उसके ट्रेलर्स बड़े दमदार रहते हैं। तो वहाँ से भी मैंने पार्टिकल्स का एग्जांपल लिया है। और बाकी यहाँ पर मैंने एक बेसिक एग्जांपल भी उठाया स्टार्टिंग में। और वीडियो का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा कि मैं पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ों को कवर करूँगा और धीरे धीरे मैं बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ों को भी कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर मैंने एडवांस की बात कर ही दी है और पहले मैंने स्पेस की भी बात की थी। तो हम लोग का जो एकदम आखिरी वाला एग्जाम्पल होने वाला है उसके अंदर हम लोग ऐसा मिल्की वे जैसा कुछ बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने कभी भी गैलेक्सी की ऐसी कोई पिक्चर देखी होगी, तो वैसा कुछ हम लोग यहाँ पे एकदम आखिरी में क्रिएट करने वाले हैं। तो वहाँ पर 3D का भी यूज़ होगा, तो उस चीज़ को मैं अपने वीडियो में आखिरी वाले पार्ट में कवर करूँगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि मैंने बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी के एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश की है। और इन केस अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर आप पार्टिकल्स या फिर 3D में बिगनर लेवल की जानकारी रखते हैं तो क्या यहाँ पर बात बन पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर आप बिगनर या फिर बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल पे स्टैंड आउट करते हैं तो तब भी आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर मैं चीज़ों को ईजी से ईजी तरीक़ों से कवर करूँ। और बाकी बहुत कुछ है इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और हम लोग यहाँ पर अपने एडिट पेज पे आ जाते हैं और फ्यूजन कॉम्पोजिशन को टाइमलाइन पे ऐड कर लेते हैं। तो ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन हमारी 5 सेकंड की होने वाली है, ठीक है। और अब फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग मीडिया आउट को रेड की तरफ ले आते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल कैसा होगा? तो हमारा पहला एग्जाम्पल एकदम बेसिक होने वाला है। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा बस मूव करवाएंगे और कुछ नहीं करवाने वाले। और जहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके पीछे ऐसा ग्रेन जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो बस इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बस इसी चीज़ को बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना ली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। 1 मिनट, इसके संग इसे नहीं जोड़ना है, तो मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले आते हैं ऐसे। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ले आते हैं अपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर सर्च पे लिख देता हूँ सबसे पहले एलिप्स। ओके, यहाँ पर एलिप्स आ चुका है, ऐड। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने बैकग्राउंड नोड को ऐड कर लेते हैं। एलिप्स से देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग अपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे ले आएंगे और बैकग्राउंड से हम लोग एलिप्स के ऊपर कलर चढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड नोड को भी ऐड कर लेते हैं लगे हाथ। इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। 1 मिनट। ओके, ये चीज़ अब यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो चुकी है। बैकग्राउंड को हम लोग अपने राइट की स्क्रीन में इनेबल कर लेते हैं। कलर पे हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को कलर मिल चुकी है। और हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा कर लेते हैं। बहुत बड़ा साइज़ रखने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट की साइज़ को छोटा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट की वैल्यू को सेम करके छोटा करूँगा।
मैं इसे समझाता हूँ। एक्चुअली एलिप्स क्या है कि यहाँ पर आप इसकी एक्स और वाई एक्सेस की साइज को अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा सर्कल की जगह एलिप्स को ले आता हूँ, क्योंकि एलिप्स में हमें यहाँ पर थोड़ी और फ्रीडम मिलती है चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए। तो हम लोग एलिप्स से सर्कल बना सकते हैं, लेकिन सर्कल से एलिप्स नहीं बना सकते हैं। तो यही बस एक बेसिक सा अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विड्थ और हाइट वाले एरिया को सेम करके छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ को ऐसे बड़ा छोटा करूँगा तो ये कुछ अजीब सा बन जाएगा। ओके, सो विड्थ वाले एरिया में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ वाले एरिया पे 0.1 लिख देता हूँ। नम लॉक को इनेबल कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 0.1 एंटर, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 0.1 एंटर। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन चुका है। और फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर एक और बैकग्राउंड नोट को ऐसे ऐड कर लेते हैं इधर, और इसके साथ हम लोग यहाँ पर एक मर्ज नोट को भी ऐड कर लेते हैं ऐसे, और फिर इसे हम लोग यहाँ पर मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं। तो मीडिया आउट को राइट में इनेबल कर लेते हैं और इस वाले बैकग्राउंड को लेफ्ट में, और इफेक्ट्स को भी छोटा कर लेते हैं ऐसे। और अब हम लोग यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड को इस मर्ज से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग ने इसको कनेक्ट करके क्या कर लिया, तो हम लोग ने यहाँ पर इसको कनेक्ट करके तो हम लोग ने यहाँ पर अपने शेप को इस बैकग्राउंड के ऊपर ले आया, हाँ, इस ब्लैक वाले बैकग्राउंड के ऊपर। और फिर हम लोग यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस शेप पे वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड को ले आते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नोड के द्वारा ही हम लोग अपनी चीज़ों को मूव कर पाते हैं फ्यूजन पेज में। तो ट्रांसफॉर्म नोड हमारा यहाँ पर है, इसे क्लिक करते हैं। ओके, ये आ चुका है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं सेंटर की वैल्यू पे आता हूँ और मॉडिफाई विड्थ पे आकर यहाँ पे सेक पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये एक पाथ में ऐसा ऊपर नीचे मूव करे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेल को ऐड कर लेते हैं। मैं फिलहाल अभी पॉलीगन वाले तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसे अपनी फ्यूजन वाली वीडियोस में कवर कर रखा है। तो इन केस आप ऐसे एग्जांपल को और देखना चाहते हैं तो मैंने इसे अपने फ्यूजन वाली वीडियोस में भी कवर कर रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग यहाँ पर ट्रेल्स को ऐड कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस TRAILS, इस वाले ट्रेल्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है, ऐड। और फिर हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर गेन और ब्लर की वैल्यू को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। तो मैं इसे अभी थोड़ा सा गेन की वैल्यू को कम कर देता हूँ और ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, कुछ इतना। मैंने यहाँ पर बहुत ऐसा सोच समझ के कोई चीज़ को नहीं किया, मैंने बस इन चीज़ों को इसलिए किया है कि हमें ऐसा अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड थोड़ा ऐसा ब्लरी सा बैकग्राउंड देखने को मिल जाए। बस यही पर्पज़ था इन चीज़ों को करने का। और इन केस अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब आगे पीछे मूव करें, लेकिन पीछे एक ऐसा छाप छोड़ के जाए अपनी छाप, मतलब कि यहाँ पर ये जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ये ऐसा थोड़ा सा पार्टिकल टाइप की चीज़ छोड़ के जाए, तो उससे हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेल्स के बाद फिल्म ग्रेन को ऐड कर देंगे। तो फिल्म ग्रेन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो फिल्म ग्रेन में क्या होता है कि आप वो चीज़ किसी भी ऐसा वीडियो पे मोस्टली अप्लाई करके देखे होंगे, तो वहाँ पर आपकी वीडियो में ऐसा पार्टिकल्स टाइप थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट आ जाता है। तो उसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिल्म GRAN ग्रेन, और इस वाले फिल्म ग्रेन को ऐड करना है, ऐड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आके रैंडमली चीज़ों को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर अपनी साइज की वैल्यू को ऐसे कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऐसे डॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं ऐसे एक बार करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसे डॉट्स, या फिर थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आप कह सकते हैं अपने भाषा में। तो मैं इसे डॉट्स ही बोलता हूँ। तो मैं कुछ इसे इतना रखता हूँ, इतना ठीक है। स्ट्रेंथ को भी कुछ ऐसे रैंडमली हम लोग आगे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्ट्रेंथ से क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये जो डॉट्स या फिर ब्लर जैसी चीज़ें दिख रही हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगी। तो मैं इसे कुछ इतना रखता हूँ। और बाकी रफनेस से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो डॉट्स या फिर ब्लरी चीज़ है इसकी साइज़ हल्की सी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर इसे यहाँ ले जाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी साइज़ हल्की सी बड़ी हो गई है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो इसे भी कुछ इतना रख देते हैं, और फिर इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं फिलहाल। और अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेल्स वाली नोड को फिल्म ग्रेन नोड की अल्फ़ा वैल्यू से कनेक्ट कर देंगे। अल्फ़ा मतलब जिसमें हमारी मास्किंग डेटा रहती है। तो मैं यहाँ पर इस ब्लू डॉट को इस ब्लू डॉट से कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली जब मैं इसे ऐसे कनेक्ट करने जाऊंगा तो ये ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें इसे कनेक्ट करना ही है। तो इसे कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेल्स की इस वाली डॉट को ऐसे पकड़ के इस ब्लू डॉट से ऐसे कनेक्ट करेंगे, तब ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस से मिली, क्योंकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस डॉट को इस ब्लू डॉट से ऐसे कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर ऐसे ट्रेल्स की अल्फा वाली डिटेल्स फिल ग्रेन में आ पाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि बहुत बार आप किसी नोड के ब्लू डॉट को दूसरे ब्लू डॉट से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें कनेक्ट नहीं होती, लेकिन आप उसके आउटपुट वाले नोड को किसी के ऐसा ब्लू या फिर ग्रीन किसी भी कलर के डॉट से कनेक्ट करेंगे कभी कदार, तो वो चीज़ ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिनेरियोज में ऐसा काम नहीं बन पाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस ब्लू डॉट को दूसरे ब्लू डॉट से ऐसा कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर मैंने ये तरीका अपनाया। तो ऐसे ही आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग मर्ज नोड से एक और चीज़ को ऐसा कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस मर्ज नोड पे कनेक्ट करने वाली चीज़ें सारी फुल हो चुकी हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक और मर्ज नोड को ले आते हैं। तो मर्ज को ले आते हैं ऐसे, लेकिन मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ पे प्ले करेंगे, तो यहाँ पर मैं अपनी टाइमलाइन को एकदम स्टार्टिंग वाले फ्रेम में ले आता हूँ और इसे हम लोग यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लैग मार रहा है, मैं इसे थोड़ा सा रफली प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन ये ऐसा मतलब सिंक वे में मूव नहीं कर रहा। सिंक मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉट कि यहाँ पर एक अलग बॉल बन रहा है, यहाँ पर एक अलग बॉल बन रहा है, तो ऐसे यहाँ पर हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देखने को मिल रही। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमें इसके ट्रेसेस देखने को मिल पा रहे हैं, मतलब कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी पहले मूव कर रखा है उसके ट्रेसेस है यहाँ पर। तो इसे हम लोग फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ने यहाँ पर जो एक अलग से मर्ज को ऐड किया था, तो उसका पर्पज़ यही है कि यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ऐसा ट्रेस वाले इफेक्ट को हटा पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसके फोरग्राउंड को इसके ट्रांसफॉर्म से ऐसा जोड़ देंगे, कुछ ऐसे। एक मिनट, ओके, अब ये चीज़ जुड़ चुकी है और अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अब इसे यहाँ पर प्ले करते हैं, ये थोड़ा सा अभी लैग मार रहा है, मैं यहाँ पर चीज़ों को अभी हाई क्वालिटी हटा देता हूँ और मोशन ब्लर रहने देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। और मैं प्रोजेक्ट की सेटिंग को भी थोड़ा लो कर देता हूँ, इसको 1920 पे रख देते हैं, सेव, और अब प्ले करके देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको यही करके दिखाना चाह रहा था, और अब हम लोग इसे यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग के फ्रेम पे आ जाएंगे और अब हम लोग यहाँ पर इसे प्ले करेंगे। तो यहाँ पर आपको बीच बीच में थोड़ा सा टाइमलाइन लैग देखने को मिल पाएगा, लेकिन आप ऐसे एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर क्या चीज़ कैसे क्रिएट की। तो अब यहाँ पर हमें ट्रेसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ये जब प्ले कर रही है तो हमें यहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड में ग्रेन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मैंने जो भी बनाया है मैं इसको इस एग्जाम्पल के आखिरी में प्ले करके आपको दिखा दूंगा। तो कुछ ऐसी इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारा था बेसिक एग्जाम्पल। तो एकदम स्टार्टिंग में आते हैं और अब मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रेसेस दिख नहीं रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे प्ले करके आप सभी को दिखाया, तो बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रेसेस हमें देखने को मिल जा रहे थे। वो एक्चुअली क्या है कि मेरा टाइमलाइन यहाँ पे लैग कर जा रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए, यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल होता है कंप्लीट, और मैं यहाँ पर इसे फटाफट डिलीवरी पेज में आके रेंडर करके आप सभी को एक्चुअल वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसे फिलहाल हम लोग यूट्यूब 1080p पे ही आके रेंडर कर लेते हैं, और मैं चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके इसकी एक्चुअल वीडियो को आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर इस एक्चुअल वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले। तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी पुराने ट्रेसेस देखने को नहीं मिले, और यहाँ पे चीज़ें मतलब देखने में फ़िलहाल अच्छी लग रही हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर अपने किसी शेप को ऐसा इंपोर्ट करके फ्यूजन पेज के अंदर उसे हम लोग ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा ही बेसिक एग्जांपल था चीज़ों को एनिमेट करने का। और फिर इसके बाद अब हम लोग अपने अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी डाउनसी सॉफ्ट के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक नई फ्यूजन कंपोजिशन ले लेते हैं। तो इसे यहाँ पर ले आते हैं, और फिर यहाँ पर जो हमारा अगला एग्जाम्पल होने वाला है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक सर्कुलर रिंग टाइप की चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। तो आ जाते हैं अपने फ्यूजन पेज में, और अपने पहले फ्रेम पे आ जाते हैं, और मीडिया आउट को यहाँ पर ले आते हैं। तो हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अपने पार्टिकल्स वाले टूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पी रेंडर, पी एमिटर, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो उनमें से दो चीज़ें मैं यहाँ पर यहीं देखने को मिल जाती हैं, जो कि है पी एमिटर। तो इसे यहाँ पर ऐसे ले आते हैं,
फिर उसके बाद पी रेंडर को ले आते हैं और फिर इसे अभी हम लोग मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल। और फिर यहाँ पर हम लोग अपनी एलिप्स शेप को ले आते हैं। एलिप्स को हम लोग इसलिए लाएंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग यहाँ पर सर्कुलर रिंग टाइप की चीज कुछ बनाने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कुलर वर्ड बोला, तो सर्कुलर चीज को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तभी ना चीज बनेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे आके एलिप्स लिख दूंगा, ELLIPS, इसे ले आते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग एलिप्स के लिए एक बैकग्राउंड ले आते हैं। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को बस इसलिए इंपोर्ट किया है फिलहाल क्योंकि मैं बैकग्राउंड से एलिप्स में एक कलर देना चाहता हूँ। तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग अपने बैकग्राउंड पे आके इंस्पेक्टर को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एलिप्स को व्हाइट कलर देने वाले हैं। तो मैं इसे अपने राइट स्क्रीन पे इनेबल कर लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर इस कलर को ले लेते हैं, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग अपने एलिप्स पे आके इसे हम लोग ऐसा रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग पहले सॉलिड को अनचेक कर देंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग बनी हुई दिखाई दे जाएंगी, लेकिन इसकी बॉर्डर दिखाई दे ही नहीं रही। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बॉर्डर विड्थ वाली वैल्यू को आकर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर बॉर्डर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 0.01 कर देता हूँ, एंटर, ओके। तो ऐसे यहाँ पर हमें हमारी रिंग देखने को मिल गई है, लेकिन इतनी मोटी भी रिंग नहीं चाहिए फिलहाल। तो इससे हम लोग यहाँ पर एक और यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, एंटर। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 3, एंटर, ओके। मैं ऐसे रैंडमली ऐसे माउस से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। इतना अभी फिलहाल रहने देते हैं, फिर आगे का देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को पार्टिकल्स एमिटर से ऐसे जोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को पार्टिकल्स एमिटर से ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे कुछ जोड़ने का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे क्या फिक्स करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, पार्टिकल्स एमिटर पे आना है, इंस्पेक्टर पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पर हम लोग रीजन वाले एरिया पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग बिटमैप को सिलेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे जोड़ पाएंगे, तो इसे जोड़ देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग फिर से पी एमिटर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग फोरग्राउंड इनपुट को जनरेट करने वाले हैं। तो उसके लिए पी एमिटर पे आएंगे, इंस्पेक्टर पे चले जाएंगे और स्टाइल वाले एरिया पे आ जाएंगे। पॉइंट की जगह यहाँ पर हम लोग बिटमैप को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हमें यहाँ पर फोरग्राउंड इनपुट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बस एक यहाँ पे एक डॉट को ले आते हैं, व्हाइट कलर के डॉट को। तो उसके लिए हम लोग बस यही सेम प्रोसेस को फिर से करेंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड नोट को ऐड कर लेते हैं इधर, एक मिनट इधर, फिर एलिप्स को ऐड कर लेंगे इफेक्ट्स में जाके ऐसे, और फिर एलिप्स को हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड से ऐसे जोड़ देंगे और इसे बंद कर लेते हैं और एलिप्स को हम लोग वाइट ही रखते हैं फिलहाल। तो बैकग्राउंड में आके इसके कलर को वाइट कर देते हैं ऐसे और इसे राइट स्क्रीन पे इनेबल कर देंगे। और इसके साइज़ को हम लोग फिलहाल बहुत बड़ा रखने नहीं वाले, तो इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को यहाँ से छोटा करने के बगैर यहाँ पे आके छोटा करता हूँ। तो मैं अगर इसकी आउटर बाउंड्रीज को ऐसे टच करके अपने माउस को अंदर की तरफ ले जाऊँगा तो ऐसे इसकी साइज़ थोड़ी ऐसे छोटी हो जाएगी कुछ ऐसे। और फिर मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐसे जोड़ देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर अपने रिंग पे वर्क करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपने इस सर्कल के एलिप्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग पोजीशन और लेंथ की वैल्यूज को कम ज़्यादा करेंगे, जिससे यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले वे में एक पाथ बनता हुआ दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पोजीशन और लेंथ की वैल्यूज को कम ज़्यादा करने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि मैं लेंथ को थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, इतना, ओके, इतना ले लेते हैं कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो पोजीशन से यहाँ पे क्या डिसाइड होगा कि ये जो इतनी बड़ी आप लाइन देख पा रहे हैं ना, ये लाइन हमारे सर्कल की कितनी रोटेशन काटेगी, मतलब कितनी बार रोटेशन काटेगी। तो मैं इसे यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 बार ऐसे रोटेशन काटेगी, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2। और फिर पार्टिकल्स एमिटर पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग कंट्रोल्स वाली एरिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स को पूरा इंक्रीज कर देते हैं और अब हमें यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसे राइट स्क्रीन में इनेबल कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी नंबर की वैल्यू को एकदम मैक्स पे ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी लाइन थोड़ी सी रफ बन गई है। बेसिकली मैं इसे ऐसा नहीं चाहता था, मैं यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पर मुझे पार्टिकल्स ऐसे देखने को मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एलिप्स वाले एरिया पे आऊँगा और इसके बॉर्डर विड्थ को और हल्का सा कम ले लूँगा। तो इससे हम लोग यहाँ पर 0.5 ले लेते हैं, एंटर, नहीं थोड़ा सा और कम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को थोड़ा सा इतना ले लिया। आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि आप बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को जितना ज़्यादा लेंगे यहाँ पर आपके पार्टिकल्स उतने कम विजिबल हो पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी लाइन बहुत मोटी रहेगी ना, तो जब वो पार्टिकल्स में ऐसा डिफ्रेंशिएट होती है तो पार्टिकल्स भी मतलब लाइन के साइज के अकॉर्डिंग रहते हैं।
तो पार्टिकल्स एक दूसरे में अगर सेम कलर के रहेंगे तो मतलब एक ही जैसे ऐसे देखने में लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को बहुत ही कम ले लिया फिलहाल, और फिर अपने पी एमीटर पे आ जाते हैं और फिर नंबर वेरिएंस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। तो इससे मैं यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यू ले लेता हूँ। इससे हम लोग 33 और 43 के बीच का कुछ ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पर लास्ट स्पैन और लास्ट स्पैन वेरिएंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ऐसा जोड़ घटाना करके इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं करने वाला। मैं कोई भी ऐसी रैंडम सी वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे लाइफ स्पैन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 100 से थोड़ी छोटी वैल्यू को ले लेंगे। तो बेसिकली लाइफ स्पैन से क्या होगा कि हमारी रिंग जब भी आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब ये यहाँ से ये डिसाइड होगा कि हमारे जो पहले के पार्टिकल्स हैं वो कितनी देर तक दिखाई देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर कुछ कम कर लेता हूँ, 63 ले लेते हैं इसे, और इससे भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं लास्ट स्पैन वेरिएंस को। और फिर टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पे कर देते हैं। तो ऐसे मतलब जितना ये रैंडम रहेगा ये चीज़ उतनी देखने में अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यूज़ पे हम लोग वर्क कर लेते हैं। बस कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और वेलोसिटी वेरिएंस को भी इतना कुछ कर लेते हैं। ओके, और एंगल वेरिएंस को हम लोग अच्छा सा इंक्रीज करेंगे। तो मैं इसे 400 के समथिंग कुछ ऐसा ले आता हूँ, तो इतना रख देते हैं। और जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर पार्टिकल्स एमिटर वाले में इतनी चीज़ें कर ली हैं, और अब हम लोग इसे यहाँ पे प्ले करके देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने फिलहाल अभी तक क्या किया। तो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे यहाँ पे थिक हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस आउट कर दिया है कि मैंने यहाँ पर अपनी एल्प्स वाले एरिया पे अपनी चीज़ों को की फ्रेम नहीं किया, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रही है। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन और लेंथ की वैल्यू को की फ्रेम कर लेते हैं। तो अपने स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आते हैं, पोजीशन की वैल्यू को पहले रीसेट कर लेते हैं, पोजीशन और लेंथ की वैल्यू को, और यहाँ पर हम लोग की फ्रेमिंग को इनेबल कर लेते हैं दोनों जगह। तो बस कुछ नहीं, हम लोग अपने स्टार्टिंग पे आएंगे, लेंथ की वैल्यू को हम की फ्रेम नहीं करेंगे क्योंकि उस चीज़ को हमें यहाँ पर कांस्टेंट ही रखना है। तो हम लोग इसे लिख देते हैं 0.100 कुछ समथिंग ऐसा, 0.100, इसको 103 लिख देते हैं, एंटर। और फिर लास्ट वाले फ्रेम पे आ जाते हैं अपने टाइमलाइन के, और यहाँ पर पोजीशन को हम लोग यहाँ पर 2.0 लिख देते हैं, 2.0, एंटर। और फिर पोजीशन वाली चीज़ को हम लोग की फ्रेम करेंगे, जो स्टार्टिंग में इसे 0 रहने देंगे, और आखिरी में हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को 2 पॉइंट समथिंग कुछ ले लेते हैं। तो कुछ इससे हम लोग 2.4 या फिर 5 ले लेते हैं, तो 2.5 ही ले लेते हैं, एंटर। और अब हम लोग अपने पहले फ्रेम पे आ जाते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो अभी मुझे टाइमलाइन लाइक देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी। मैं इसे हल्का हल्का प्ले करके आपको दिखाता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग अपने पी एमीटर पे आके इसकी साइज़ को हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टाइल पे आके यहाँ पर साइज़ कंट्रोल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा कम ही लेके चलेंगे, तो इसको 0.8 ही ले लेते हैं, 0.8, एंटर। और साइज़ वेरिएंस को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस चीज़ को रैंडमली कुछ इतना इंक्रीज़ किया है। और फिर मैं यहाँ पर साइज़ ओवर लाइफ की कर्व को भी कुछ कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर ले जाके इसे ऊपर कर देते हैं और कुछ ऐसा बना लेते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इससे यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर साइज़ और ये पार्टिकल्स कितनी देर तक दिखेंगे, ये चीज़ यहाँ से डिसाइड होगी। और फिर यहाँ पर साइज़ वेरिएंस को कम कर लेते हैं, नहीं तो ये चीज़ ऐसे थोड़ी सी भद्दी लग रही है देखने में। तो इसे यहाँ पर इतना कुछ ले आते हैं। ओके, तो कुछ हमें यहाँ पे ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी। और फिर फेड कंट्रोल्स पे आ जाते हैं, और मैं फिर यहाँ पर फेड को कुछ इतना रख लेता हूँ, कुछ ऐसे इतना बड़ा। ओके, और इसे स्टार्टिंग पे ले आते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और लेयर बना लेते हैं, पी एमीटर और पी रेंडर वाली। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को एडजस्ट कर लेता हूँ पहले अपने नोड्स वाले एरिया में, और यहाँ पर हम लोग पी एमीटर और पी रेंडर को फिर से ऐड करेंगे। तो पी एमीटर को यहाँ ले आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पी रेंडर को ले आते हैं, और फिर पी एमीटर में यहाँ पर हम लोग ग्रीन और येलो चैनल्स को ओपन कर लेते हैं। तो स्टाइल पे जाएंगे, बिट मैप पे क्लिक करेंगे, रीजन पे जाएंगे, बिट मैप पे क्लिक करेंगे। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पर इस वाले पी एमीटर में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग खाली वेरिएंस वाली चीज़ों को कम ज़्यादा करेंगे मोस्टली। तो नंबर वेरिएंस को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इतना 30 के अराउंड, 1 मिनट। ओके, और फिर लेफ्ट साइड को हम लोग 60 के अराउंड कुछ कर लेते हैं।
कुछ इतना। और फिर लाइफ स्पैन वेरिएंस को हम लोग थोड़ा सा 50 के अराउंड ले चाहते हैं, कुछ इतना ऐसे रख देंगे। और पोजीशन वेरिएंस को भी हम लोग एडजस्ट करेंगे जरूर से, तो इसे हम लोग यहाँ पर 0.4 के कुछ अराउंड रख लेते हैं, 0.004। 1 मिनट, ओके इतना ठीक है। और फिर वेलोसिटी की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेंगे, तो इसे हम लोग इतना रख लेते हैं। तो एंगल को भी हम लोग यहाँ पे 60 के अकॉर्डिंग ले जाएंगे, तो इससे कुछ इतना रख लेंगे। और एंगल वेरिएंस को भी हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसे भी हम लोग एकदम हाई वैल्यू पे ही रखेंगे, कुछ 300 या फिर 400 के बीच में। तो इसको इस बार हम लोग 300 के आसपास रख के देखते हैं, तो कुछ इतना रख लेते हैं, ओके। और फिर टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं और फिर स्टाइल्स पे निकल लेते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पे आइडिया लग ही गया होगा कि मैंने अपने पिछले पी एमीटर में जो चीज़ लगभग की थी, लगभग वही चीज़ों को मैं यहाँ पर भी, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर साइज कंट्रोल्स पे आएंगे। यहाँ पर साइज की वैल्यू को कुछ इतना रख लेंगे, स्टाइल वेरिएंस को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और इस बार का कर्व हमारा थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आता हूँ। तो एक्चुअली आप यहाँ पे अगर इनकेस सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर साइज ओवर लाइफ की वैल्यू को यहाँ पे कम ज़्यादा ऐसे क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं जो साइज ओवर लाइफ वाले एरिया पे, यहाँ पर मैंने चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था पहले, तो मुझे यहाँ पर अच्छे आउटपुट इस वाले कर्व बनाने में दिखे थे, तो मैंने इसे कुछ ऐसा बना लिया है। आप भी इसके आसपास से कुछ कर्व बना सकते हैं। बस आप ऐसे समझिए कि इधर साइज की वैल्यू से और इधर ये डिसाइड होगा कि इतनी लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलेगी। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है। और फिर फेट कंट्रोल्स पे आ जाते हैं, तो इससे हम लोग यहाँ पर इतना ले जाते हैं और इतना कुछ रख लेते हैं। तो अब हमारी सेकंड पी एमीटर और पी रेंडर का काम होता है कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर सेकंड पी एमीटर और पी रेंडर यहाँ पे क्यों बनाया, वो मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया कि वो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ऐसी मतलब एक बोल्ड पार्टिकल्स वाली लाइन हमारी बन गई थी, लेकिन आप यहाँ पे पीछे अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हल्की हल्की पार्टिकल्स की रिमेन लग रही है, जो थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो बेसिकली दूसरी पी एमीटर और पी रेंडर लगाने का यही पर्पस था कि यहाँ पर हम लोग थोड़ी और परफेक्शन ला पाए, और वो परफेक्शन हमें यहाँ पर ऐसे हल्की हल्की पार्टिकल्स के रूप में दिखाई दे पा रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी पार्टिकल्स बनाने की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ ढंग के कलर्स को ले आते हैं। ढंग के कलर्स का मतलब कि यहाँ पर गोल्डन ऑरेंज कुछ ऐसा, मतलब गोल्डन वे में रिंग हमें देखने को मिले, कुछ ऐसा हम लोग कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने दोनों एलिप्स वाले बैकग्राउंड पे कलर्स को ऐसा अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमारा परफेक्ट गोल्डन कलर तो अचीव हो नहीं पाएगा, तो उसका अल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि आपने कभी भी ऐसा माचिस जलाई होगी या फिर कैंडल जलाई होगी, तो आपने देखा होगा कि उसकी फ्लेम ऐसा येलो और ऑरेंज कलर के मिक्स में रहती है, जो मतलब थोड़ा आप बहुत दूर से देखें तो आपको हल्का सा गोल्डन येलो टाइप में देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे गोल्डन कलर को तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑरेंज येलो कलर का थोड़ा सा मिक्स ले आएंगे। तो जैसे कि आपको कैंडल फ्लेम में पहले ऊपर येलो कलर देखने को मिलती हुई और अंदर की तरफ थोड़ी सी ऑरेंज कलर देखने को मिलती होगी, तो हम लोग यहीं से इंस्पिरेशन लेके चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे मीटर पे आ जाते हैं, और चलिए हम लोग इसी को येलो कर देते हैं। तो कलर कंट्रोल्स पे आएंगे, कलर पे आएंगे और यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोग बहुत डार्क येलो यहाँ पे नहीं लेंगे, हल्का सा लाइट ही येलो ले लेते हैं, कुछ ऐसा, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग अपने पी मीटर 1 पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कलर पे नहीं, कलर वेरिएंस पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग कलर ओवर लाइफ कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा थोड़ा सा ब्लेंडिंग सा इफेक्ट क्रिएट करने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे आप समझिए कि इनकेस आप पहला कलर एकदम येलो ले लेंगे और दूसरा एकदम ऑरेंज, तो मतलब बहुत ना ऑड सा लगता है। तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग हमें देखने को जब तक नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं समझ में आती हैं। तो पहले तो कलर ओवर लाइफ में हम लोग पहली वैल्यू पे आएंगे, तो उसके पहले पार्ट को हम लोग यहाँ पर ऑरेंज जैसा कुछ ऐसा क्रिएट कर लेंगे। तो इसे हम लोग लाइट ऑरेंज कुछ ले लेते हैं ऐसा, और इसके लास्ट वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर येलो ले लेंगे। तो यहाँ पर आके येलो पे क्लिक मारते हैं, इसके थोड़े से लाइटर शेड की तरफ जाएंगे और ओके प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ऐसा ब्लेंडिंग टाइप का कलर देखने को मिल रहा है येलो और ऑरेंज के बीच में। और फिर अब ये चीज़ हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रही है। लेकिन इन केस अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ग्लो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपने पी रेंडर के बाद यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर लेते हैं। तो इफेक्ट वाले एरिया पे चले जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो, ओके सॉफ्ट ग्लो आ चुका है। और सॉफ्ट ग्लो की वैल्यू को हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड को हम लोग कुछ इतना यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर गेन को हम लोग कुछ इतना रख लेते हैं। और बाकी मैं ग्लो साइज को भी कम ज़्यादा करके देखता हूँ क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में।
तो इसे कुछ इतना कर देते हैं। तो देखिए बेसिकली मैंने सॉफ्ट फ्लो वाले नोड को ऐड करके क्या किया कि मैं यहाँ पर थोड़ी और फिनिशिंग टच या फिर परफेक्शन लाने की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड, गेन, ग्लो साइज की वैल्यू को कम ज़्यादा किया। और बाकी यहाँ पर ना जितनी भी ये तीनों सेटिंग्स हैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है, जो मतलब देखने में अच्छा लगे बस काम चला लीजिए उससे। मतलब कि मेरा मूल मंत्र हमेशा यहाँ पर यही रहता है काम करने का। तो ये चीज़ अभी देखने में फ़िलहाल मुझे अच्छी लग रही, तो इसी के संग हम लोग काम कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करके चीज़ों को पॉसिबल किया, तो चलिए ऐसे ही मैं यहाँ पर हाईलाइट को ऐड कर देता हूँ। ओके, हाईलाइट, और इसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने हिसाब से जो हमें देखने में अच्छा लग रहा है, और चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिर से कुछ हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर लो की वैल्यू को इतना नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कुछ अजीब सा ही ऐसा देखने में लग रहा है। तो इसे कम कर देते हैं कुछ इतना, 0 पॉइंट इतना कुछ, इसको 0.99 कुछ ऐसा लिख देते हैं, 0.99 एंटर। और कर्व को मान लीजिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा क्या। तो इतना कुछ इसे रख देते हैं, और लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे 0.3 कुछ ऐसा कर देते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ को नहीं छेड़छाड़ करते हैं, नहीं तो पता चला हिटर ट्रायल के चक्कर में हम लोग ने जो क्रिएट किया है वो अब भद्दा सा न दिखने लगे। तो अभी फ़िलहाल इसे इतना ही कुछ रखते हैं, और बाकी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ लगभग सेटअप कर ही ली है। और फिर ऐसे ही आप चाहें तो अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा करके और भी देख सकते हैं। जैसे कि आप एमिटर की सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर, साइज़, इन सारी वैल्यूज़ को आप कम ज़्यादा करके ज़रूर से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर को कम कर देता हूँ, मतलब ऐसे ही आप और सेटिंग्स को भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, जो आपके सिनेरियो या फिर जो आपके केस में अच्छा लगे। और फिर ऐसे ही अगर आप चाहें तो अपने मर्ज पे आके चीज़ों को और अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंड की वैल्यूज़ को ऐसे मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं ब्लेंड की वैल्यू को यहाँ से, और फिलहाल हम लोग अभी इतने से ही अपना काम चला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने चीज़ों को तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन फाइनल आउटपुट तो हम लोग यहाँ पर देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन लैग देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए कट पेज पे आ जाते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर रेंडर इन प्लेस का यूज़ करके इसे हम लोग अपना ऐसे लोकल फाइल स्टोरेज में सेव करके देखते हैं कि ये चीज़ कैसे क्या बनी है। तो एक अच्छा ही फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर MP4 कोडेक में H.265, क्योंकि H.265 में क्या रहता है और H.264 में क्या डिफरेंस रहता है कि दोनों में सेम क्वालिटी की फाइल बनती है, लेकिन H.265 में स्टोरेज थोड़ी सी कम ऐसे ऑक्यूपाई होती है। और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे रहने देते हैं और रेंडर पर क्लिक कर देते हैं, रेंडर, और यहीं पे इसे सेव करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर। और अब हम लोग इसे यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करते हैं, तो यहाँ पर हमारा होता है दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। और कुछ इस प्रकार आप यहाँ पर सर्कुलर पार्टिकल डस्ट इफेक्ट कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। शायद मैं इसको थोड़ा सा ऐसा गलत वे में रीनेम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इस सर्कुलर फ्लेमिंग रिंग को कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक नई फ्यूजन कंपोजिशन को ऐड कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर मैं स्नैपिंग को भी 1 मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ। अब इसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं ऐसे, और अब अपने फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर अपना तीसरा एग्जांपल क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या स्पेशल करेंगे, यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स के कुछ और नोड्स के द्वारा हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ऐसा दिखेगा कि मतलब स्क्रीन गोल गोल ऐसे घूम रही है और पार्टिकल्स भी ऐसे इस वे में ऐसे चल रहे हैं, और जब स्क्रीन रुकेगी तो पार्टिकल्स ऐसे डॉट फॉर्म में रुक जाएंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग क्रिएट करेंगे तब इसमें और मजा आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पी एमिटर को ऐड करेंगे, सबसे मेन चीज़ पार्टिकल्स पे वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद पी रेंडर को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को पी फ्रिक्शन की यूज़ पड़ेगी, लेकिन उसे अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे फिलहाल। उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेते हैं फिलहाल, जो मेन चीज़ है। और फिर पी एमिटर पी रेंडर को ऐड कर लेने के बाद मैं एमिटर वाले एरिया पे आ जाता हूँ। तो नंबर को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, तो इसे 10 है तो इसे 15 कर देंगे। ओके, बैक स्पेस 15 डॉट एंटर। और फिर वेलोसिटी वाले एरिया पे आ जाते हैं और वेलोसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे कि ऐसे में यहाँ पर पार्टिकल स्लाइड की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे जाए। तो इसे यहाँ पर इनेबल करते हैं। 1 मिनट इसे 2D पे ले आते हैं और इसे यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे इसे, और अब प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड की तरफ पार्टिकल्स तैयार हैं, और स्टाइल वाले एरिया पे आएंगे, और जहाँ से पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं इस चीज़ को हम लोग थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में ले आएंगे, और मैं इसे ऐसा फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। तो रीजन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी साइज़ को हम लोग मतलब इसकी
इतना ही बड़ा रखेंगे। और फिर मैं यहाँ पर पी एमिटर की साइज़ को स्क्रीन के साइज़ के आसपास का मैच कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ये रहेगा कि मतलब ये पूरे स्क्रीन पे ऐसे देख पाएंगे और इसके स्पॉनिंग पॉइंट को हम एकदम यहाँ ले जाएंगे। तो हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इतना, और इसे उठा के हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे। तो इस एरो को पकड़ के ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पे स्पॉनिंग पॉइंट भी बन जाएगा। और इसे थोड़ा और इधर कर लेते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स हमारे यहाँ से निकलते हुए स्क्रीन के ऐसे बाहर दिख जाएंगे। तो ऐसा देखते समय में कभी भी ऐसा मिसिंग आउट वाली चीज़ नहीं दिखेगी। और फिर पी रेंडर के बाद हम लोग यहाँ पर इरोड और डायलेट को ऐड कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस लिख देते हैं यहाँ पर इरोड। ओके, इरोड और डायलेट आ गया, ऐड करते हैं इसे, और इसे मीडिया आउट से भी कनेक्ट कर देते हैं लगे हाथ ऐसे, और मीडिया आउट को ही ऐसे इनेबल कर लेते हैं फिलहाल। और फिर इरोड और डायलेट पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग फिल्टर के एरिया पे आएंगे, और यहाँ पर हम लोग बॉक्स की जगह सर्कल को सिलेक्ट कर देंगे और अमाउंट को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे हम लोग पार्टिकल्स को और अच्छे से देख पाएंगे, कुछ ऐसे। और इसे एक बार प्ले करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर उसके बाद पी रेंडर पे आ जाते हैं, और अब यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा सा जल्दी ऐसे क्रिएट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्लोबल इन एंड आउट वाले एरिया पे आ जाता हूँ, और इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर -20 ले जाते हैं, 120 एंटर। और फिर उसके बाद लाइफ स्पैन को भी हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ तक आते आते ये चीज़ ही खत्म हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यहाँ पर लाइफ स्पैन को लगभग 200 कर देता हूँ। तो इसे 200 कर देंगे, एंटर। और फिर उसके बाद कलर रिलेटेड सेटिंग्स पे वर्क कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टाइल वाले एरिया पे आएंगे, कलर कंट्रोल्स पे आएंगे, और कलर वेरिएंट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपने पार्टिकल्स के आउटर बाउंड्रीज को कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसे इतना बड़ा कर लेता हूँ। और अब मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्रीन की वेरिएंट्स को इंक्रीज करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आउटर बाउंड्रीज में ग्रीन कलर प्रेजेंट हो चुका है। तो कलर वेरिएंट्स का यही काम होता है कि हम लोग यहाँ पर अपने पार्टिकल्स के आउटर बाउंड्रीज को ऐसा एक कलर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ग्रीन की जगह ब्लू कलर पे चला जाता हूँ, क्योंकि ब्लू कलर देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्लू या फिर येलो भी चलेगा। तो इसे हम लोग कम कर देते हैं, रेड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो ब्लू को इधर कर देते हैं। और अब हमारी स्क्रीन पे हमें जो पार्टिकल्स दिख पा रहे हैं वो येलो और वाइट कलर के ऐसा थोड़ा मिक्सअप हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ थोड़ी देखने में अच्छी लग रही है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टिकल्स लाइन के फॉर्म में दिखाई दें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्शनल ब्लर नोड को ऐड करेंगे। तो डायरेक्शनल ब्लर को हम लोग इरोड एंड डायलेट के बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शनल ब्लर को ऐड करेंगे, इस वाले को। तो इसे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेंथ की वैल्यू को एकदम राइट साइड की तरफ ले जाते हैं, 0.1। और यहाँ पर ये जो हमारी लाइंस बन गई हैं, इन्हें ऐसा थोड़ा डार्कर करने के लिए ग्लो को इंक्रीज कर देंगे। तो इसे हम लोग लगभग 10 पे कर देते हैं। तो इसे 0 लिख देंगे, एंटर। ओके, लेकिन यहाँ पे अमाउंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये चीज़ ऐसी भद्दी सी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए इरोड डायलेट पे आएंगे, इसकी वैल्यू को 0.001 पे ही रख देते हैं, एंटर। और थोड़ा सा कम करते हैं, 0, एंटर, 5 कर देते हैं, एंटर। अब ये चीज़ थोड़ी सी ठीक लग रही है। और फिर इनकेस आपको यहाँ पे पार्टिकल्स की स्प्रेड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो बस पी एमिटर पे आएंगे और इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। तो कंट्रोल्स पे आएंगे, इससे थोड़ा सा इतना कर देते हैं, इतना ठीक है। और इनकेस आपको इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, तो आप इरोड डायलेट पे आकर इसकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग पी रेंडर और पी एमिटर के बीच में यहाँ पे पी फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे। तो मैं पी एमिटर को सिलेक्ट करने के बाद पी फ्रिक्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पी फ्रिक्शन को ऐड करने का क्या काम है कि इससे हम लोग यहाँ पर अपने डिजायर्ड फ्रेम में अपने पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोकेंगे। तो बस इसी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर पी फ्रिक्शन को ऐड किया है। तो जैसे कि इसको यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पर स्पिन फंक्शन और वेलोसिटी फंक्शन की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 में ही रखना है। और मान लेते हैं हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखते हैं, और ये कुछ यहाँ पर आ जाए। और अब यहाँ पे आने के बाद मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को रोकना है। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लीजिए मुझे यहीं पे चीज़ों को रोकना है, तो वेलोसिटी फ्रिक्शन पे आएंगे, यहाँ पर की फ्रेमिंग इनेबल कर देंगे। और फिर थोड़ा सा आगे जाके हम लोग वेलोसिटी फ्रिक्शन की वैल्यू को हल्का से इंक्रीज कर देंगे। तो इससे हम लोग 0.2 कर देते हैं। और फिर अब इसे हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करना स्टॉप हो जाएंगे इस फ्रेम पे। और फिर पी फ्रिक्शन पे चीज़ों को सेटअप कर लेने के बाद अब हम लोग उस फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग ने अपनी एनिमेशन को स्टॉप कर दिया है, वो है ये फ्रेम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्शनल ब्लर पे आएंगे, और यहाँ पर हम लोग अपने पार्टिकल्स को ऐसा डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है,
अपने हम लोग को डायरेक्शनल ब्लर वाले नोड पे आ जाना है, स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग की एनिमेशन को इनेबल कर देंगे लेंथ वाले एरिया पे, और फिर हम लोग पी फ्रिक्शन पे आएंगे। तो हम लोग ने अपनी एनिमेशन को यहाँ पे रोका था और अब डायरेक्शनल ब्लर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी लेंथ की वैल्यू को 0 पे ले आएंगे, कुछ इतना। और अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं, तो प्ले करते हैं। तो ऐसे यहाँ चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। और नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग लेंथ की वैल्यू को 0.2 की जगह इसे 0 ही रख देते हैं यहाँ पर आके, तो इसे 0 ही कर देते हैं, एंटर। अब ठीक रहेगा। तो ऐसे भी ये चीज़ ठीक लग रही है। नहीं तो आप 0 के एकदम पॉइंट में कोई क्लोज वाली वैल्यू को रख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 0 ही ले लेते हैं, क्यों हम लोग रिस्क लें ऐसा। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग डालनी है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शनल ब्लर के ही बाद सॉफ्ट ग्लो को ऐड करेंगे, तो इसे ऐड कर लेते हैं, ऐड। और यहाँ पर हम लोग इसे इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर ब्लेंड की वैल्यू को कम कर देते हैं, कुछ इतना कर देते हैं, या फिर हल्का आगे पीछे और करके देखते हैं, इससे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कुछ इतना ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ से हमें ग्लो देखने को मिल जाएगा अपने पार्टिकल्स के अंदर। और फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे ले आएंगे और हम लोग अपने बैकग्राउंड को सॉफ्ट ग्लो के पहले ऐड करेंगे, और फिर बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मर्ज बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हमें अपने बैकग्राउंड को सॉफ्ट ग्लो के पीछे लगाना है, मतलब जो भी हम लोग ने यहाँ पे पार्टिकल्स का काम किया है वो चीज़ ऊपर दिखे और बैकग्राउंड पीछे दिखे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसे अभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बैकग्राउंड को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक कलर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप में आके यहाँ पर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बैकग्राउंड के संग कलाकारी करके भी दिखा देता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे इस डार्क चीज़ को बीच में ले आते हैं, तो उसके लिए ग्रेडियंट टाइप में जाएंगे और रेडियल पे क्लिक करेंगे, और इस सर्कल को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को कम ज़्यादा करके। तो एक्स की वैल्यू को हम लोग इधर ले आएंगे कहीं, इतने से काम चल जाएगा। और फिर इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे की तरफ ऐसे ले जाते हैं, कुछ ऐसा, 1 मिनट, इसे कुछ ऐसे कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने बैकग्राउंड नोट को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। इसे क्लिक करते हैं Ctrl+C, फिर से करते हैं पेस्ट Ctrl+V। ओके, अब ये चीज़ हो चुकी है। तो हम लोग इस वाले बैकग्राउंड पे आके कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो येलो ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे पार्टिकल्स येलो कलर के हैं। तो यहाँ पर मैं लाइट येलो को ही लूँगा, कुछ ऐसा, इतना ठीक है, ओके। और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में लाइट येलो ले लिया और हम लोग लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर डार्क येलो ले लेते हैं, तो येलो ही लेंगे। और इसके हम लोग थोड़े डार्कर वेरिएंट को ले लेते हैं, कुछ ऐसे, 1 मिनट, इतना ठीक है, ओके। और हमारे इस बैकग्राउंड का काम यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसे ऐसे रहने देते हैं और अपने डुप्लीकेट बैकग्राउंड को इधर ले आते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग मर्ज के बाद डिस्प्लेस को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेस, DISPLACE, और इस वाले डिस्प्लेस को यहाँ पे ऐड करेंगे और हम लोग इस बैकग्राउंड को इसके फोरग्राउंड वाले चैनल से कनेक्ट कर देंगे ऐसे। और इस बैकग्राउंड से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने पीछे की बैकग्राउंड को ऐसा थोड़ा सा सर्कुलर वे में ऐसा टर्न करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके एजेस को हम लोग सर्कुलर वे में ऐसा टर्न करेंगे। तो बैकग्राउंड पे आ जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले की वैल्यू पे आ जाएंगे और फिर इसकी ऑफसेट की वैल्यू को एकदम लो पे ले जाएंगे और फिर हम लोग रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसे। 1 मिनट, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को पीछे लगा लेता हूँ। पहले बैकग्राउंड को पीछे लगाने के लिए हम लोग मर्ज नोड पे आएंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे और अभी चीज़ थोड़ी ऐसे देखने में सही लग रही है। और फिर से डिस्प्लेस पे आ जाएंगे और हम लोग थोड़े स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आ जाते हैं और अब हम लोग रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे। तो इसे अगर हम लोग थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो देख रहे हैं ये चीज़ ऐसे सर्कुलर वे में यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इसके कॉर्नर वाले एरिया सर्कुलर हो जाएंगे। तो इतना आप इसे नहीं करना है, तो इतना कुछ कर देते हैं, ओके। और स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको ये ब्लैंक स्पेस ना दिखे, तो इसके लिए बस कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करेंगे और इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो मैं वो भी कर ही देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो सॉफ्ट ग्लो के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को ऐड कर देते हैं, ऐड ट्रांसफॉर्म,
एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ों को हल्का सा जूम इन करेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे जूम कैसे करेंगे सेंटर वाली वैल्यूज को, तो जूम इन करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेंटर एक्स और वाई की वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर साइज वाले एरिया पे आएंगे, ऐसी चीज़ों को बड़ा कर लेंगे। तो इसे हम लोग हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइज की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज ऐसे करेंगे, तो ऐसे ये चीज़ गायब हो जाएगी। एक मिनट, हल्का से इसे डिक्रीज कर देते हैं, और फिर इस प्रकार हम लोग अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पर प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें टाइमलाइन लैग देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसे रेंडर भी कर दूंगा अभी फिलहाल, और इसे और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कुछ इतना बड़ा। ओके। और अगर आपको इसी कलर को थोड़ा सा ब्राइट करना है पार्टिकल्स या फिर इसकी बैकग्राउंड को, तो आप क्या कर सकते हैं आपको पता ही है। तो यहाँ पर होता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट, और इसे यहाँ पर हम लोग प्ले करके भी देख लेते हैं। और इसे मैं फटाक से रेंडर करके भी दिखा देता हूँ, तो ऐसे आपको ये आउटपुट और अच्छे से दिख पाएगा। तो रेंडर इन प्लेस। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल्स और बैकग्राउंड के कलर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैंने अभी येलो कलर का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को क्रिएट कर दिया। आप ऐसे ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर किसी भी ब्राइट कलर को लेंगे, वो चीज़ उतनी अच्छे से देखने में लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। और अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं, प्ले। तो आप इसकी साइज़ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको यूज़ लेना है उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे आप इसको चाहें तो अपने इंट्रो में या फिर किसी अदर वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। और कलर का तो मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसे ब्राइट कलर कोई और भी लेंगे तो भी ये चीज़ देखने में अच्छी लगेगी। और तो यहाँ पर होता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। और फिर इसके बाद अब हम लोग एक नई फ्यूजन बना लेते हैं, फ्यूजन कंपोजिशन बना लेते हैं बेसिकली। तो मैं इसे उठा के यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, और फिर अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट के बेसिस पे पार्टिकल की एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं। और इस एनिमेशन में बेसिकली क्या होने वाला है कि यहाँ पर एक कोई वर्ड रहेगा, उसमें ऐसे पार्टिकल्स फिलअप होंगे, फिर वो वर्ड ऐसे पार्टिकल्स में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग यही करने वाले हैं, तो उसे हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया आउट को इधर ले आएंगे, और फिर यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को इम्पोर्ट करेंगे, और यहाँ पर मर्ज लेयर भी आ गई संग में। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अपने टेक्स्ट को अपनी लेफ्ट वाली स्क्रीन में इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, तो इसे कैपिटल में लिखेंगे। और फिर हम लोग इसकी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन पहले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। तो फॉन्ट में हम लोग देख लेते हैं, कोई एक अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर मैं गौथम या फिर गौथम ब्लैक को ले लेता हूँ, तो गौथम ब्लैक अच्छा लग रहा है। और इसकी साइज़ को अब हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इतना बड़ा, इसे थोड़ा इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट का काम हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने वाला काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पी एमिटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पी एमिटर को ऐड करेंगे, और इसे हम लोग फिलहाल मर्ज से तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इंस्पेक्टर पे आएंगे, रीजन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग बिट मैप को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमें येलो चैनल अपना देखने को मिल जाएगा, और अब इसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट से जोड़ देंगे। एक मिनट, मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसे ऐसे जोड़ देते हैं, और पी एमिटर हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो हम लोग को डेफिनेटली पी रेंडर को ऐड करना ही पड़ेगा। और अब मैं इसे यहाँ पर मर्ज से कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पार्टिकल्स का काम होगा। और फिर पार्टिकल्स का तो हमने बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन पार्टिकल्स के संग हम लोग एनिमेशन कैसे देख पाएंगे, मतलब ऐसे भी देख ही लेंगे, लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं कि वो पार्टिकल्स ऐसा एयर में से आके गायब हो जाए, तो वो चीज़ कैसे होगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पी टर्बुलेंस को ऐड करेंगे। उससे बेसिकली हमारे पार्टिकल्स के मूवमेंट का काम होता है, और पी टर्बुलेंस से आप पार्टिकल्स के मूवमेंट, पार्टिकल्स की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे पी टर्बुलेंस को ऐड करने का क्या पर्पस रहेगा कि इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके, एक मिनट, इसे हम लोग पी रेंडर और मर्ज के बीच में ऐड करेंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐड करके क्या करेंगे, कि हमारी ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर ये पहले पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर आपको मैंने बताया था पी टर्बुलेंस का पर्पस कि हम लोग इससे पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और विंड वगैरह का भी आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया था। तो हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स को ऐसे निकाल के उसको ऐसा विंड के वे में हटा देंगे, तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो पी टर्बुलेंस को हम लोग रेंडर और पी एमिटर के बीच में ऐड करेंगे, तो इसे यहाँ पर ऐसे ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने पार्टिकल्स को सेटअप करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तो पी एमिटर में हम लोग आएंगे, इंस्पेक्टर खोल लेते हैं, और अपने पहले फ्रेम पे चले जाते हैं यहाँ पर,
और फिर लो वाली वैल्यू को 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो 51 52 ऐसे कुछ चलेगा। तो इससे हम लोग 52 इतना कुछ ले लेते हैं। ओके, इतने में काम हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर इतना कुछ ले लेते हैं, तो इतने से भी काम बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम लोग बहुत कम लेने वाले हैं, तो इसको 0.007 ले लेते हैं। हाँ, जेम्स बॉन्ड वाला नंबर। तो इसे हटा के 0.007 ले लेते हैं, एंटर। और यहाँ पर हाई की वैल्यू को 0.8 कुछ ऐसा हम लोग ले लेते हैं, तो 0.8 और एंटर। और यहाँ पर हम लोग की फ्रेमिंग भी इनेबल कर देंगे। और फिर थोड़ा सा आगे वाले फ्रेम में हम लोग निकल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 20 25 कुछ ऐसे फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 20 पास दिख रहा है, तो 20 पे मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं हाई की वैल्यू को 1 कर दूंगा, 1 एंटर। और फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल्स वाले पैनल पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग नंबर वाले एरिया पे आके 10 को 5000 रख देंगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों रख रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स को अच्छे खासे अमाउंट में देखेंगे, नहीं तो ऐसा टेक्स्ट हमारा थोड़ा ब्लरी दिखने लगेगा मेरे ओपिनियन में। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे 5000 रख लेता हूँ। आप कुछ भी ऐसा मतलब हाई वैल्यूज रख सकते हैं, और ऐसे ही आप भी यहाँ पे कोई वैल्यू रखिएगा तो आप भी कोई हाई वैल्यू ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो 5000 लिख देते हैं, एंटर। और नंबर वेरिएंस पे हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ने नंबर इतना अच्छा खासा रख लिया है कि हम लोग को वेरिएशंस की ऐसी उतनी ज़्यादा नीड पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 4 या फिर 5 रख लेते हैं, तो 5 रख लेते हैं, मान लेते हैं, एंटर। और ऐसे ही मैं उसके बाद लाइफ स्पैन की वैल्यू को, जो हमारी फ्रेम है उसकी वैल्यू को ऐसे मैच कर देते हैं। मतलब कि लाइफ स्पैन पे हम लोग अपनी फ्रेम की वैल्यू को लिख देंगे, जो कि 20 है फिलहाल। तो इसे हम लोग 20 बना देते हैं, ओके एंटर। और फिर हम लोग यहाँ पर लाइफ स्पैन की वैल्यू को की फ्रेम कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने 9वें या फिर 10वें फ्रेम पे आ जाते हैं। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर 9वें फ्रेम पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग लाइफ स्पैन की वैल्यू को 300 रख देंगे। तो इसे मैं पहले कर लेता हूँ, फिर आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर 300 क्यों रख रहा हूँ। तो इसे 300 रख देते हैं फिलहाल, एंटर। और 0 पर आकर इसकी वैल्यू को हम लोग 0 कर देते हैं, 0 एंटर। और फिर हम लोग यहाँ पर अपने 80 फ्रेम के कुछ आसपास आ जाते हैं। तो किधर गया, ओके, मैं यहाँ पर 80 पे आ चुका हूँ। और अब हम लोग नंबर के संग खिलवाड़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नंबर पे की फ्रेमिंग इनेबल कर देंगे। और फिर हम लोग अपने 95th फ्रेम पे आ जाते हैं। फिर 95th, हाँ इसी पे आ जाएंगे। 95 या फिर 90 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 95 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी नंबर की वैल्यू को एकदम 0 कर देंगे। और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पी रेंडर को भी इनेबल कर लेते हैं राइट स्क्रीन में। तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी, तो ऐसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग इसे कैसा क्रिएट करने वाले हैं फ्यूचर में। और अभी हम लोग पी एमिटर पे ही वर्क कर रहे थे, तो इसी को हम लोग पहले इनेबल कर लेते हैं इधर। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने पहले फ्रेम पे आ जाता हूँ, और पी रेंडर को इनेबल कर लेते हैं। और अभी से हम लोग यहाँ पर प्ले करके देखेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर लो या फिर मिड एंड वाला पीसी, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो मैं बहुत बार चेंजेस लगाता हूँ, तो कभी कभार मुझे वो चेंजेस यहाँ पर देखने में टाइम लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसा घबराइएगा नहीं कि यार मैंने यहाँ पे चीज़ अप्लाई की, यहाँ पे कुछ मतलब हो क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, ऐसा। तो वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो चीज़ क्यों कैसे होती है। तो कभी कभार आप जैसे पी एमिटर पे वर्क करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पी रेंडर पे ऐसा ग्रीन ग्रीन सा कुछ लोडिंग जैसा दिखाई देगा। तो वो क्या होता है कि पी एमिटर में आप बेसिकली अपना वर्क करते हैं, और जो चीज़ आपको स्क्रीन पे विजिबल हो पाती है वो पी रेंडर की कृपा होती है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है ना कि आपका इनकेस थोड़ा सा लो एंड पीसी है, या फिर फ्यूचर में बेसिकली मेरे हिसाब से बहुत लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, वो तुरंत ऐसे नहीं दिखने लगती, यहाँ पे वो लोड होने में चीज़ें टाइम लेती हैं। तो बस कहने का यही मतलब है कि कभी आप ऐसे घबराइएगा नहीं, कभी कदार ऐसी चीज़ें लोड होने में टाइम ले लेती हैं। खैर आइए इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आते हैं, प्ले करते हैं। तो फिलहाल हम जो इफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ अब ऐसे धीरे धीरे शेप ले चुकी है लगभग। और अब हम लोग बेसिकली फाइन ट्यूनिंग और कलर चढ़ाने वाला भी काम अब शुरू करेंगे। इसके बाद समझ लीजिए 40% काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग फाइन ट्यूनिंग वाले काम को करना शुरू कर देते हैं। तो पी टर्बुलेंस पे आएंगे और कंडीशंस पे आएंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हम लोग एकदम 0 पे ले जाएंगे, लेकिन पहले फ्रेम पे आ जाते हैं पहले। और अब हम लोग इसकी वैल्यू को 0 पे ले आएंगे, की फ्रेमिंग इनेबल करेंगे। और अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग थोड़े थोड़े फ्रेम्स आगे जाके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे। तो हम लोग इसे करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा फ्रेम आगे जाता हूँ, हम लोग 5 के बाद वाली कोई वैल्यू ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर 8 है जैसे कि, तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट हमें थोड़ा देर तक दिखेगा तभी अच्छा लगेगा।
तो इसीलिए हम लोग 50 के बाद की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो ये कितना 74। ओके, तो 74 पे आकर हम फिर से की फ्रेमिंग वाली बटन को इनेबल करेंगे और यहाँ पर होता है हमारे प्रोबेबिलिटी का काम कंप्लीट। और फिर से हम लोग अपने पहली फ्रेम पे आ जाएंगे। कंट्रोल्स वाले एरिया पे अब हम लोग काम करेंगे। तो एक्स वाई और डेंसिटी पे हम लोग वर्क करेंगे। 90 के थोड़ी सी आगे की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग आके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को एकदम 0 पे ले जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई और डेंसिटी के ऊपर की फ्रेमिंग इनेबल कर देंगे और जेड स्ट्रेंथ की वैल्यू को एकदम 0 पे ले जाएंगे। हम लोग 15 या फिर इसके आसपास के फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स वाई और डेंसिटी की वैल्यू को एकदम 0 ले लेंगे और यहाँ पर बस हम डेंसिटी की वैल्यू को 100 ले लेते हैं फिलहाल। तो इसे मैं 100 कर देता हूँ, एंटर। और फिर इतनी चीज़ें कर लेने के बाद हम लोग अपने अगले की फ्रेम पे आ जाते हैं जो कि 74th फ्रेम है। यहाँ पर हम लोग एक्स वाई की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को ले लेता हूँ। मान लीजिए एक्स को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0 पॉइंट, इसके बाद 2 ले लेते हैं फिलहाल, 2, एंटर। और इसको हम लोग 2 से थोड़ी कम की वैल्यू ले लेंगे। तो इससे हम लोग 0.7 या फिर 8 ले लेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर 0.7 ले लेता हूँ, एंटर। या फिर इसे हल्का सा और कम कर लेते हैं, इसे हम लोग 1 पॉइंट कुछ ऐसा ले लेंगे। तो इसे मैं 0.19 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 0.16 ले लेता हूँ। इतना ठीक रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पार्टिकल्स नहीं देखने। और फिर उसके थोड़े से आगे वाले फ्रेम में हम लोग कहीं आ जाते हैं। तो ये कौन सा 82 है। तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी की वैल्यू को कम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी डेंसिटी को 20 रख लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे वाले फ्रेम में निकल लेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को 0 पे ले जाएंगे। तो 86 के इसको 90 के आसपास ले जाते हैं। तो चलिए 91 पे काम कर लेते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू को एकदम 0 पे ले जाएंगे और फिर हल्का सा हम लोग और फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग 0.19 और 0.16 फिर से लिख देंगे। तो यहाँ पे 19, एंटर, यहाँ पे 16, एंटर। और अब हम लोग यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या बना लिया है फिलहाल के लिए। तो प्ले करते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल ये चीज़ देखने में ठीक लग रही है और फिलहाल हमने इतना काम तो अभी कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो अब हम लोग फिलहाल काम करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रांजिशन टाइप का कुछ बिल्डअप करेंगे। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स से सॉलिड टेक्स्ट में ऐसा कन्वर्ट हो जाए। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट का एक इंस्टेंस बनाने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि इंस्टेंस बनाने का एक्चुअल रीजन क्या होता है, इंस्टेंस से होता क्या है। तो इंस्टेंस से देखिए क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपने किसी भी नोड का जिसका भी इंस्टेंस बनाएंगे, तो देखिए इंस्टेंस का क्या काम होता है कि वो बेसिकली एक डुप्लीकेट का अच्छा वर्जन होता है। क्योंकि डुप्लीकेट में क्या रहता है ना कि मैंने इसका ऐसा डुप्लीकेट बना लिया, तो अभी फिलहाल इसकी जो सेटिंग्स है वो डुप्लीकेट में लग जाएंगी। लेकिन फिर मैं डुप्लीकेट वाले में कुछ कम ज़्यादा करूँगा तो ऐसा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इंस्टेंस में देखिए क्या होता है कि हम लोग पहले इसका एक बेसिकली डुप्लीकेट बना लेते हैं। लेकिन जो इंस्टेंस वाला डुप्लीकेट होता है, तो हम लोग उसमें जिस भी नोड की इंस्टेंस बनाते हैं, तो वो इंस्टेंस वाले नोड में और जो जिसकी इंस्टेंस बनी है उन दोनों में वैल्यूज ऐसे इफेक्ट होती हैं। तो एक बार मैं इसे करके भी दिखाता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, नहीं तो आप थोड़ा सा मेरे बातों में क्या पता कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो आइए इसे हम लोग करके देखते हैं। तो पहले हम लोग को जिस नोड का इंस्टेंस बनाना है उस पर Ctrl+C प्रेस करेंगे और ऐसे हमारी नोट कॉपी हो जाएगी। और इंस्टेंस बनाने के लिए Ctrl+Shift और V प्रेस करेंगे तो ऐसे हमारा एक इंस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल मर्ज की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं बस इसे टेक्स्ट ऐसे ज्वाइन करके इस पैरामीटर को ऐसे जोड़ के रखता हूँ फिलहाल। तो हाँ, अब हम लोग इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इंस्टेंस जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, तो यहाँ पर आप सबसे पहली चीज़ जहाँ पे नंबर वाली वैल्यूज को इनपुट किया जाता है वहाँ पर आप चीज़ें ग्रीन मोस्टली देख पा रहे हैं। और हाँ, इस एरिया पे भी चीज़ों को ग्रीन में ऐसा ग्रीन बॉक्स में देख पा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे त्व की जगह एक ही जगह क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्यू लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने इंस्टेंस नोड पे क्यू लिखा, ठीक है। और यही चीज़ टेक्स्ट वाले नोड पे भी अप्लाई हो जाएगी, ये देखिए ऐसे। तो बस इंस्टेंस का यही फ़ायदा रहता है कि हम लोग इंस्टेंस वाले पे जो सी अप्लाई करेंगे तो वो वाली सेटिंग हमारे एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल वाले नोड पे भी अप्लाई हो जाती है। बस यही फ़ायदा रहता है इंस्टेंस का। और इन केस आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा इंस्टेंस की तरफ वर्क ना करे, मतलब जो चीज़ हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पर अपडेट ना हो, जैसे कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक मारेंगे और डी इंस्टेंस कर देंगे। तो ऐसे मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट वर्क करेंगी। और इन केस अगर आपको किसी सेटिंग को इंस्टेंस से जोड़ना है
तो उसके लिए आप यहाँ पर डी इंस्टेंस कर देने के बाद फिर से री इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वो चीज़ फिर से ऐसा इंस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगी। तो ये तो बात हो गई इंस्टेंस नोड के बारे में। और फिर हम लोग यहाँ पर अपना पर्पस शुरू कर देते हैं, जो हम लोग जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस नोड को ऐड किए थे। तो बेसिकली हम लोग इंस्टेंस को क्या करेंगे, अभी पहले डिसॉल्व नोड से ऐड कर देंगे, ऐड मतलब कि जोड़ देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिसॉल्व को ऐड कर लेते हैं, डिसॉल्व इसे ऐड करेंगे। इधर पी रेंडर को भी इससे ऐसे जोड़ देंगे इसके येलो आउटपुट से। तो इसे हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर कुछ कलर छोड़ दिया, मुझे लगता है मुझे बेसिकली इसकी ग्रीन वैल्यू को इंस्टेंस की इस वैल्यू से जोड़ना था और इसकी ब्लू वाली वैल्यूज को 1 मिनट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसे इसकी येलो वाले चैनल से जोड़ना था। तो येलो वाले चैनल को हम लोग यहाँ पे ले जाके ऐसे जोड़ देंगे। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर रहे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये चीज़ आखिरी में ऐसा मकड़ी का जाला बन जाए। तो हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं फटाक से। और फिर यहाँ पर डिसॉल्व को भी मर्ज से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे कि यहाँ पर मैंने चीज़ों को अरेंज किया, लेकिन आप चीज़ों को और एक एफिशिएंट वे से अरेंज कर सकते हैं। वो है कि आप यहाँ पर इस चीज़ों के लिए पाइप रूटर्स को बना सकते हैं। तो उसे मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, आपको जिस भी नोड के बीच में पाइप रूटर बनाना है उसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इससे ऐसा बाहर निकाल के ऐसे जोड़ देंगे। तो इससे बेसिकली हम लोग अपने नोड से इस ये लाइन को अच्छे से अरेंज करते हैं। बस इसका यही बेसिक सा फंक्शन होता है पाइप रूटर बनाने का। और मैं यहाँ के लिए भी एक पाइप रूटर बना देता हूँ कुछ ऐसे। बस इससे देखने में चीज़ें थोड़ी सी ऐसा अच्छी लगने लगती हैं और इसे हम लोग ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग अपने डिसॉल्व वाले नोट पर आएंगे। हम लोग अभी 82 पर है ना, तो हम लोग अभी लाइक इस 28 फ्रेम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने बैकग्राउंड फोरग्राउंड की वैल्यू को एकदम 0 ले जाते हैं कि एनिमेशन करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे आके और फिर हम लोग यहाँ पर 37 फ्रेम पे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड की वैल्यू को एकदम इंक्रीज करके 1 ले आते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार की फ्रेमिंग इनेबल करेंगे और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं 70 पे आ गए जैसे हम लोग। और अब हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड की वैल्यू को 0 ले जाएंगे और अब हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड की वैल्यू को 0 ले जाएंगे ऐसे। तो बस आखिरी में मैंने ये चीज़ क्यों की, मैंने यहाँ पर ये चीज़ इसलिए की क्योंकि मैं आखिरी में चीज़ों को लाइक टेक्स्ट से पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहता था। तो इसलिए मैंने चीज़ों को ऐसे किया। और एक बार प्ले करके देखते हैं अभी तक क्या हम लोग ने बनाया है। तो प्ले करते हैं। ओके, और अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन बन गई है और अगर कोई और चेंज रहेगा तो उसको बाद में कर ही लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा कलर्स को ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रेट्रो स्टाइलिंग टेक्स्ट बनाऊंगा। तो रेट्रो बेसिकली कैसा टेक्स्ट होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं गूगल पे आके लिखता हूँ रेट्रो टेक्स्ट, तो इमेज पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट बनाने वाला हूँ, कुछ मतलब एकदम डिट्टो इसको छाप नहीं देंगे, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन लेके हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने डाउन रिजॉल्व के अंदर। तो कलर देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड को पहले ले आएंगे। 1 मिनट, यहाँ पर नहीं, बैकग्राउंड को ऐसे उठा के ले आएंगे और बैकग्राउंड को हम लोग मर्ज पे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रीन चैनल पहले से ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को मर्ज पे ऐड कर देते हैं। और 1 मिनट, मैं यहाँ पर चीज़ों को जरा सा इंटरचेंज करूँगा। मैं बैकग्राउंड को अपने येलो चैनल से कनेक्ट करूँगा। तो सिर्फ Ctrl+T प्रेस करते हैं, मैं चीज़ों को हटा के फिर से लगा देता हूँ। इसके येलो चैनल से ऐसे ऐड कर देते हैं। डिसॉल्व को इसके ग्रीन चैनल से हम लोग ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और बाकी बचा मीडिया आउट तो इसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये चीज़ ठीक लग रही है देखने में। और अब हम लोग अपने बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड कलर की जगह ग्रेडियंट ले लेते हैं। नहीं, इस बार ग्रेडियंट की जगह हम लोग 4 कलर्स को ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट तो हम लोग ने अपने पिछले एग्जाम्पल के अंदर कवर कर ही लिया है। तो 4 कॉर्नर्स पे आ जाते हैं। सॉरी, इसको मैं 4 कलर्स बोल रहा था पहले। तो मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट में आकर ब्लू कलर ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो डार्क नहीं, इसको हम लोग कुछ ऐसा ब्लू लेते हैं। ओके, और इसे एक बार इनेबल करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और बैकग्राउंड पे आ जाते हैं और फिर बॉटम राइट पे आ जाते हैं। ऐसा एक कलर फिर से ले लेंगे, इस बार ऐसा कुछ ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर्स को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने में अपना काम बन चुका है। तो टेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब टेक्स्ट को भी कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की जगह एक काम करते हैं, हम लोग शेडिंग से ही काम चला लेते हैं। तो बैकग्राउंड को हटा देते हैं फिलहाल और टेक्स्ट पे आते हैं और शेडिंग पे चले जाएंगे। और यहाँ पर सॉलिड की जगह ग्रेडियंट पे चले जाते हैं और हम लोग यहाँ पर ब्लैक की जगह पिंकिश ब्लू ऐसा कुछ कलर ले लेते हैं। तो देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो ये भी ठीक लग रहा है देखने में, तो ओके कर देते हैं। और फिर ऐसे हम लोग इस एरो पे आकर कुछ ग्रीन कलर ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक मारेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ ग्रीन ले लेते हैं।
एक मिनट, ये कुछ भद्दा सा देखने में लग रहा है। या फिर मैं यहाँ पर ब्लू को थोड़ा सा ऐसा डार्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लू को ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क, तो ऐसा हम लोग ब्लू कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, ओके करते हैं। या फिर इसका डार्कर वर्जन ही ले लेते हैं, तो इधर आ जाते हैं। तो ये भी ठीक लग रहा है, ओके कर देते हैं। और इधर एक्सट्रीम वाले पोजीशन पे अब हम लोग कुछ ग्रीनिश ब्लू टाइप का कलर लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसा लग रहा है, एक मिनट, इसे एक बार ट्राई करते हैं। इसे ऊपर ले जाते हैं ब्राइटर साइड की तरफ, ओके प्रेस कर देते हैं। हाँ, अभी चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है देखने में। तो आपको मैं यहाँ पर एक अंदर की बात भी बता देता हूँ कि मैंने ये कलर कहाँ से कैसे डिसाइड किया। तो आपने कभी कैनवा का लोगो देखा है ना, कि वहाँ पर कैसा ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जैसा कलर हमें देखने को मिलता है, मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐसे ध्यान में आई और मैंने इस चीज़ को उस कलर में ऐसा ढालने की कोशिश करती। तो ये थोड़ा सा मैंने अपना सीक्रेट बता दिया कि मैं कैसे कहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ। बेसिकली मैं क्या, हर ही लोग अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन मेरा क्या रहता है कि मुझे कहीं यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसा थोड़ा सा अच्छी लग जाती है, तो वो ऐसा हल्की सी दिमाग में बैठ जाती है और उन चीज़ को मैं अलग अलग तरीकों से अपने वीडियोस या फिर जो भी अपना क्रिएटिव काम कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूँ इन अ डिफरेंट वे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन मैंने कैनवा के लोगों से ली है। तो अब एक बार इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्रिएट किया है। तो प्ले करते हैं। ओके, तो इन केस अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी वाइट पार्टिकल्स है ये भी इस कलर में आ जाए, तो पार्टिकल्स एमिटर पे आएंगे और यहाँ पर कलर की जगह यूज कलर फ्रॉम रीजन पे क्लिक कर देंगे और अब इसे यहाँ पर प्ले करके देखेंगे। तो ये चीज़ इसी कलर में ऐसे अब आ जाएगी कुछ ऐसे। और बाकी यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक्चुअली इसको इतनी लंबी नहीं बनाना चाहता था, ये एक्चुअली यहाँ पर हमारी फ्यूजन क्लिप थोड़ी सी लंबी है, तो इसलिए ये चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है। और बाकी यहाँ पर हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है और अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आखिरी में ऐसा फेड आउट इफेक्ट टाइप की चीज़ बनाने की कोशिश की है, तो इसलिए चीज़ आखिरी में ऐसे दिखाई दे रही है। और बाकी हम लोग इसे फटाक से रेंडर करके सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इस चीज़ को प्ले करके एक बार फिर से दिखा दूंगा। तो अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऐसे टेक्स्ट वाली एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं पार्टिकल्स का यूज करके। और फिर ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर कुछ नए नोट्स के भी बारे में बताया जिनका नाम है पी टर्बुलेंस, और आपको पाइप राउटर इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया। और फिर यहाँ पर होता है हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर वो वाले एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं जिनको मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि मैंने हॉलीवुड से उठाए। हाँ, मतलब वही मार्वल्स वाले एग्जाम्पल, जो एक थैनोस वाला इफेक्ट था और जो लोकी प्रून वाला इफेक्ट है, उन्हें यहाँ पर हम लोग क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी के सामने बताने लोग, हाँ देखने लायक बात आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग थैनोस वाला इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो बस कुछ नहीं, आपको वीडियो वाले पार्ट में क्या ध्यान देना है कि आप अपने कैमरे के सामने खड़े रहें और बाकी कैसे चुटकी बजानी है और बाकी रिमेनिंग चीज़ों को हम लोग अपने एडिटिंग वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक चुटकी बजा के यहाँ से गायब हो जाता हूँ। तो फिर से यहाँ पर मैं अपने पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर अपने उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने आपको वीडियो शूटिंग करते समय ज्ञान दिया था। तो मैं यहाँ पर उस पार्ट पे आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने चुटकी बजाई थी। तो मैंने चुटकी कुछ यहाँ पर बजाई थी और इतने पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो इसे डिलीट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो ऐसे चुटकी बजाई थी, मैं यहाँ पर एक कट मारता हूँ और एक यहाँ पर कट मारता हूँ और फिर मैं इस वीडियो को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो Ctrl+C प्रेस करेंगे, फिर Ctrl+V प्रेस कर देंगे और हमारी ये डुप्लीकेट की गई वीडियो आ चुकी है। और मैं इसका पर्पस बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों कैसे डुप्लीकेट किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग बातचीत करने के बाद यहाँ पे चुटकी बजा रहे हैं, इतने पार्ट को हम लोग एडिट नहीं करेंगे। फिर जहाँ से ऐसी चुटकी बज रही है इस वाले फ्रेम को हम लोग फ्रीज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आकर इस डुप्लीकेट की गई वीडियो को ऊपर ले आता हूँ ऐसे, और यहाँ पर इसे हम लोग फ्रीज करेंगे। ओके, तो इसे हम लोग यहाँ पर आके फ्रीज कर देते हैं। इंस्पेक्टर में आएंगे, स्पीड चेंज पे आएंगे, चीज़ों को ऐसे फ्रीज अप कर देंगे बस। और अब ऐसे ये वाली चीज़ यहाँ से इरेज आउट होके चली जाएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ करनी है कि हम लोग को कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इस वीडियो के अंदर, इसे भी हम लोग को ऐसा रखना है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि हम लोग यहाँ पर चुटकी बजा के ऐसा गायब तो हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर इतनी स्पेस ऐसे ब्लैंक अप रहेगी। तो उसे फिल करने के लिए यहाँ पर हम लोग अपने बैकग्राउंड वाले फ्रेम को भी ऐसा पॉज करके सेव कर लेते हैं और इसे भी हम लोग इंस्पेक्टर में आकर फ्रीज कर लेंगे ऐसे। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वीडियो को ऐसा डिलीट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और इस पार्ट को भी हटा देते हैं और इतने पार्ट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं
क्योंकि ये ऐसा बैकग्राउंड का काम करेगा और यहाँ से हमारे पार्टिकल्स ऐसे इरेज आउट होंगे। ओके, तो अभी ये वीडियो ऐसी दिख रही है जब हम लोग ने इसे एडिट नहीं किया फिलहाल, और फिर एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। 1 मिनट, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैच अप कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वीडियो को इधर कुछ ऐसे कर लेता हूँ और अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि मैंने जैसे यहाँ पर चुटकी बजाई, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे फ्रीज हो गई। तो फ्रीज जैसे ही ये चीज़ होगी तो यहाँ से हम लोग अपने पार्टिकल्स का काम शुरू कर देंगे और ये वीडियो इरेज आउट ऐसा होना शुरू हो जाएगी। इरेज मतलब कि पार्टिकल्स के वे में इरेज आउट होना शुरू हो जाएंगी। और बाकी हमें यहाँ पर नीचे बैकग्राउंड तो मिल ही रहा है, और बाकी यहाँ पर हमें एक नीचे बैकग्राउंड मिल ही रहा है। तो मैं इसको इतना बड़ा रख लेता हूँ जितनी बड़ी हमारी ये चुटकी बजाने वाली चीज़ है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इन चीज़ों का ऐसा फ्यूजन क्लिप बना लेंगे। तो एडिट पेज में आ जाएंगे, तो इन चीज़ों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। 1 मिनट, ऐसे राइट क्लिक मारेंगे, न्यू फ्यूजन क्लिप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग अपने फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मीडिया पोल इंस्पेक्टर को भी बंद कर देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं फिलहाल। और नोट्स वाले एरिया को जूम कर लेंगे ऐसे, और मर्ज को भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देंगे ऐसे। और अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि किस मीडिया में क्या चीज़ है। तो मीडिया इन 1 को इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड स्टोर हो रखा है, तो यहाँ पर हम लोग रीनेम करके यहाँ पर बैकग्राउंड लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर BACK, ओके, बैक लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। और तो एक चीज़ हमारे यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड हो गई, तो ऐसे हम लोग समझ ही सकते हैं कि दूसरी चीज़ में हमारे वीडियो वाला पार्ट रहेगा। वीडियो मतलब कि जहाँ पर मैं ऐसा चुटकी बजाने वाले पोज में ऐसे खड़ा हूँ। और फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी बॉडी को मास्क कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पॉलीगॉन का यूज़ करूँगा। और अगर बहुत लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पर ऐसे मैजिक मास्क का यूज़ करके बस आराम से चीज़ों को ऐसे ऐड कर लेंगे, तो ये तरीका भी मैंने अब प्रैक्टिस करते समय किया था। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जब आप लंबा चौड़ा नोट ट्री यहाँ पर बना लेंगे और जब आप चीज़ों को प्ले बीच बीच में करके देखेंगे, तो ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद भी आप जब चीज़ों को प्ले करेंगे तो चीज़ें मतलब बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्ले होने में टाइम लेंगी। और फिर ऐसे वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप जब भी कोई चीज़ को ऐसे करने के बाद ऐसे देखेंगे कि हमने क्या किया है, तो वो बहुत देर में से प्रोसेस होगी, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, जिससे हमें ऐसा रेंडरिंग पे लोड भी कम पड़ेगा और चीज़ें फटाफट दिख भी जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉलीगॉन का यूज़ करके चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बेसिकली मास्क कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं मीडिया एंड 2 की एक कॉपी बना लेता हूँ इधर। तो इसे सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C, और अब एक बार नीचे क्लिक करते हैं Ctrl+V। इसे हम लोग अपने इस स्क्रीन में इनेबल कर लेंगे। और पॉलीगॉन वाली चीज़ को हम लोग इधर ऐसे कर लेते हैं। और अब हम लोग पॉलीगॉन को सिलेक्ट ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो मैं चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ करूँगा और फिलहाल मैं यहाँ पर चीज़ों को जब ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो मैं इस चीज़ को स्पीड अप कर देता हूँ। और एक और बात, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब आप बाल वाली चीज़ों को मास्क करने जाते हैं तो वहाँ पर बाल ऐसे ऐसे बाहर दिखने लगते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर मेरी क्या प्रेफरेंस रहती है कि आप चीज़ों को थोड़ा ऐसे बाहर लेके चलेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसे एकदम माइनर माइनर चीज़ों को ऐसा मास्क में लेके चलेंगे तो तब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जब चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे, एक ऐसा आउटर बाउंड्री टाइप की चीज़ यहाँ पे बची रह जाएगी जो कि देखने में ख़राब लगती है। तो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मास्क में आ जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ कम नहीं आनी चाहिए। तो बस इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाल वाले एरिया को अच्छे से ट्रैक कर लेता हूँ, सॉरी मास्क कर लेता हूँ। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी मास्किंग कंप्लीट, और हम लोग इस एंड को इस एंड से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आकर ऐसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर हमारी मास्क की गई चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख पा रही है। और इतनी सी चीज़ यहाँ पर जो गायब हो रही है, मैं इसे भी अपने मास्क में ले लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी मास्किंग कंप्लीट, और अब मैं इस एंड को इस एंड से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लीजिए, हमारी मास्किंग हुई है कंप्लीट, और अब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे दिख पा रहा है। कैरेक्टर यानी कि मैं यहाँ पर आपको दिख पा रहा हूँ।
और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इस मीडिया एंड 2 को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा ले लिया है और मैंने यहाँ पर बाल वाली चीज़ तो आपको बताई दी थी। और अब हम लोग यहाँ पर अपनी पार्टिकल्स वाली चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पी एमिटर, पी रेंडर, इन दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और अब हम लोग इन चीज़ों को फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं पहले, और पी रेंडर को इधर इनेबल कर लेते हैं पहले। तो ये चीज़ 3D है तो इसको पहले हम लोग 2D में ले आएंगे, और पी एमिटर को हम लोग इससे ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे जोड़ने के लिए कोई चैनल इनपुट तो दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं, रीजन वाले एरिया पे जाएंगे और यहाँ पर बिट मैप को सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर इस येलो डॉट को इस मीडिया एंड 2 से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और अब हम लोग अपने पी एमिटर पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग नंबर को एकदम हाई ले लेंगे, मतलब पार्टिकल्स के नंबर को एकदम हाई ले लेंगे। तो इसे आप जितना हाई लेंगे आपकी चीज़ यहाँ पर उतनी अच्छे से दिखेगी। तो आप इसे 500 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे 5000 भी ले सकते हैं। तो मैं इसे 5000 ले लेता हूँ, तो लिख देते हैं 5000, एंटर। और अब आपको यहाँ पर मेरी बॉडी ऐसे इस व्हाइट कलर के फॉर्म में दिख पा रही होगी। और कलर पे हम लोग आकर यूज कलर फ्रॉम रीजन पे क्लिक कर देते हैं, और अब मैं आपको यहाँ पर पार्टिकल्स के वे में दिख पाऊंगा। और फिर यहाँ पर हमारे पी एमिटर का काम होता है कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग पी डायरेक्शनल फोर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में मतलब ले जाके गायब कर देंगे। तो पी डायरेक्शनल फोर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन को हम लोग इधर की तरफ रखने वाले हैं। तो डायरेक्शन पे आकर हम लोग 45 डिग्री कर देते हैं। ये बेसिकली एंगुलर वैल्यूज रहती हैं, तो मैं यहाँ पर 45 लिख देता हूँ, 45, एंटर। और जैसे यहाँ पर मैंने 45 एंटर किया, ये चीज़ इधर की तरफ ऐसे जाते हुए आपको दिखाई दे पा रही होगी। और फिर पी डायरेक्शनल फोर्स का काम होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पी टर्बुलेंस को ऐड कर लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर पी टर्बुलेंस, ऐड कर देते हैं इसे। और यहाँ पर हम लोग एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को 0.2 ले लेते हैं, 2। और डेंसिटी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 35 ले लेते हैं, एंटर। और फिर इतनी चीज़ों के बाद अब हम लोग एक मास्क बना लेते हैं जहाँ से हमारे पार्टिकल्स अपीयर होंगे। तो एक पॉलीगन को यहाँ पर एडअप कर लेते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पर कुछ इतना ऐसे बड़ा ड्रॉ कर लेंगे अपने कैरेक्टर के ऊपर से। तो मैं इसे कुछ रैंडमली ऐसा बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा पॉलीगन बन चुका है, और इसका हम लोग एक इंस्टेंस बना लेते हैं यहाँ पर। तो इंस्टेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाएंगे पहले, और फिर कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी इंस्टेंस ऐसे बन चुकी है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंस पे आकर इसकी बॉर्डर विड्थ को हम लोग डी इंस्टेंस कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर एक मर्ज नोड को ऐड कर देते हैं, तो इसे नॉर्मली ऐसे ऐड कर देते हैं। तो इसके इंस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ग्रीन चैनल पे, और इसके येलो चैनल से इस पॉलीगन को ऐड अप कर देंगे। और फिर पॉलीगन के येलो चैनल को हम लोग इस येलो चैनल से ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मर्ज वाला काम हो चुका है, और ऑपरेटर में आते हैं, और इधर हम लोग सॉर्ट को सिलेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद इंस्टेंस वाले पॉलीगन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो मैं इसे इधर इनेबल कर लेता हूँ, इसे ऐसे हम लोग इनेबल कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सॉलिड को अनचेक कर लेंगे, और सॉफ्ट एज को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ हमें दिख नहीं रही है, 1 मिनट, दिख जाएगी अभी। तो इसके लिए हम लोग इसे ऐसे इनेबल कर लेते हैं। और अब मैं इसकी एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर विड्थ पे आ जाते हैं, और इसकी वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ना कर देते हैं, 1 मिनट। इसकी एजेस को सॉफ्ट करेंगे ऐसे, कुछ इतना, फिलहाल के लिए इतना ठीक है। और फिर हम लोग इस मास्क की गई चीज़ को एक बिटमैप इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे मर्ज पे, लिख देंगे यहाँ पर बिटमैप, ओके, ऐड कर देते हैं इसे, और इधर आ जाते हैं। और फिर बिटमैप पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मैटे कंट्रोल को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उससे पी एमिटर के पहले ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर करेंगे, 1 मिनट। अब थोड़ा इधर करते हैं, इसे ऐसे कर लेंगे। और मीडियन 2 के बाद हम लोग यहाँ पर मैटे कंट्रोल को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैटे कंट्रोल को ऐड कर लेता हूँ। एक्चुअली इसका नाम सही में मैटे कंट्रोल है, तो हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, ऐड। और फिर यहाँ पे हम लोग ने मैटे कंट्रोल को ऐड अप कर लिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बिट मैप की वैल्यू को गार्बेज मैटे पर ऐसे जोड़ लेंगे। 1 मिनट, हम लोग इसके येलो चैनल से इसके मर्ज को ऐसे जोड़ेंगे। तो मैं इसे पहले सही कर लेता हूँ, ऐसे, ओके। और अब हम लोग अपने बिटमैप के चैनल को इसके गार्बेज मैट से ऐसे जोड़ लेंगे, और गार्बेज मैट को ऐसे खोलेंगे, और यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम लोग ने यहाँ पर जो एक मास्क बनाया था,
इसको हम लोग एनिमेट करने वाले हैं, लेकिन इसे एनिमेट कहाँ से करेंगे? यहाँ पर हम लोग ने कोई एक्स वाई वैल्यू से कुछ काम ऐसा किया नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पर स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आना है और अब हम लोग इस कॉर्नर को ऐसे ड्रैग अप करके नीचे कर लेते हैं ऐसे। और अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारी जो मास्क है ये पूरे इस कैरेक्टर पे आ पा रही कि नहीं। ओके, ये पूरे कैरेक्टर के रीजन को ऐसे पकड़ ले रही है। और फिर इसके बाद हम लोग एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्रिएट किया है। और एक और चीज़, ये जो हम लोग पॉलीगन वाला एनिमेशन अपना कर रहे हैं, इस पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे रहेंगे, तब ऐसे ये चीज़ मतलब इतने एरिया पे रहे और आखिरी वाले फ्रेम पे ये चीज़ इतने एरिया पे आ जाए। तो मैं इसे एक बार सेटअप कर लेता हूँ फिर से। 1 मिनट, मैं स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आ जाता हूँ और अब इस चीज़ को ऐसे ड्रैग करके हम लोग पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये चीज़ ऐसे सही हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर पहले फ्रेम पे आ जाता हूँ और इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे रहने देंगे। और फिर मैं एकदम लास्ट वाले फ्रेम पे आता हूँ, तो इसको पूरा आप एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब ये चीज़ हमारे पूरे कैरेक्टर को ऐसे कवर कर रही है। और इसके बाद अब हम लोग एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। तो हम लोग पी रेंडर पर आ जाते हैं, तो ये चीज़ अभी लोड अप हो रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ लोड अप होने में ऐसे टाइम ले रही है, तो आप पी एमिटर पे आकर पार्टिकल्स के नंबर को ऐसा कम कर देंगे, तो ये चीज़ ऐसे कम टाइम लेगी। खैर चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ये चीज़ अभी फिलहाल थोड़ी सी लैग मार रही है प्ले होने में, तो इसे हम लोग थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, तो हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू मिल गया कि हम लोग ने चीज़ों को कैसे क्या बनाया फिलहाल। और फिर इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अपने पी एमिटर पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अप्लाई मोड पे आकर चीज़ों को ऐड की जगह मर्ज कर देते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ब्लेंडिंग सा इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और फिर इसे ऐसा बंद कर देते हैं। ओके, और पार्टिकल्स का काम यहाँ पर हो चुका है हमारा। और यहाँ पर हम लोग पी रेंडर को ऊपर ले आते हैं और इसे हम लोग ऐसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने बैकग्राउंड को पी रेंडर से भी जोड़ लेते हैं ऐसे। एक बार हम लोग इसके चैनल्स के इनपुट को स्वैप कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे पी रेंडर इसके ग्रीन चैनल से ऐसा कनेक्टेड रहे, तो मैं Ctrl+T प्रेस कर देता हूँ। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर मीडिया आउट को ऐसे इनेबल कर लेते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। कि चीज़ अभी देखने में सही लग रही है। और एक आखिरी फिनिशिंग टच हम लोग यहाँ पर ऐड अप कर देते हैं, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर इस फुटेज को यहाँ पर पी रेंडर से ऐसे जोड़ देंगे, Ctrl+C और यहाँ कर Ctrl+V। ओके, और फिर यहाँ कर Ctrl+V और मीडिया एंड 2 को हम लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस वाले पॉलीगन को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और इधर लाके Ctrl+V प्रेस कर देते हैं और इससे हम लोग इसके ब्लू चैनल से ऐसे जोड़ देंगे। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इंस्पेक्टर पे, इसको इन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब इसे प्ले करके देखते हैं, तो प्ले करते हैं इसे। तो यहाँ पर होता है हमारा थैनोस वाला एग्जाम्पल कंप्लीट। और यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इतनी देर तक यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है और फिर यहाँ पर मैं जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ तो यहाँ पर चीज़ें होने लग रही हैं। तो एक्चुअली इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत समय में चीज़ों को की फ्रेम किया था, मुझे इस की फ्रेम को यहाँ पर लगाना था। और यहाँ पर जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अपने मास्क को एकदम ऐसा प्लेन नहीं बनाया था, तो इस वजह से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उबड़ खाबड़ दिख रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं फटाक से सही कर लेता हूँ। तो चीज़ों को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इस फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग ने अपनी पहली की फ्रेम लगाई है, इसे अनचेक कर देंगे। और फिर इस फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग ने अपनी दूसरी की फ्रेम लगाई है, इसे भी अनचेक कर देंगे। और फिर अपनी पहली फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पर जो हमारी मास्क है
इसको हम लोग फिर से बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके पॉइंटर पे आता हूँ और इसे यहाँ पर डिलीट मारता हूँ और इसे भी डिलीट मारेंगे, इसे भी कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ पर मैंने अपने मास्क की पॉइंटर्स को डिलीट कर दिया है और अब हम लोग इसको सही से बना लेते हैं। तो कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने पहले फ्रेम पर आएंगे और फिर यहाँ पर चीज़ें ऐसे रहने देंगे और फिर इस फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पर इसके पॉइंटर्स को एकदम नीचे ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने मास्क को फिर से ही बना लेता हूँ। तो पहले फ्रेम पर आकर चीज़ों को ऐसे रहने देंगे ऊपर और फिर आखिरी फ्रेम पर आकर इसे हम लोग एकदम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को फिर से सही कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर अपने मास्क को फिर से ड्रॉ से कर लिया था और मैंने और पहले और आखिरी फ्रेम वाली चीज़ का ध्यान रखा था और वो सारी सेटिंग्स मैंने इस मास्क पे अप्लाई कर दी। और फिर उसके बाद मैंने इस मास्क का एक कॉपी बनाया और उसे इस वाले मर्ज से ऐसे जोड़ दिया और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ और अब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लगेगी। तो आइए इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइमलाइन लैग देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग इसको रेंडर इन प्लेस करके एक बार आखिरी में देख लेंगे ये चीज़ एक्चुअल में कैसे दिखेगी। तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी कुछ इफेक्ट हमारे यहाँ पर बनेगी और ये है उसका नोट ट्री। 1 मिनट, अब आपको ये दिख पा रहा होगा। और फिर अब मैं एडिट पेज में आ जाता हूँ और फिर मैं इन दोनों वीडियोस को रेंडर इन प्लेस कर देता हूँ। तो रेंडर इन प्लेस, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों क्लिप्स का रेंडर इन प्लेस कर दिया है। और जब मैंने यहाँ पर इन दोनों क्लिप्स की रेंडर इन प्लेस बनाई थी तो यहाँ पर ये दोनों क्लिप्स ऐसा सेपरेट में हमें देखने को मिले थे। तो मैं उसे आपको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सेपरेट क्लिप्स आ चुके हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इसे ऐसे ही प्ले करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग को ये दोनों चीज़ संग में देखने को मिल जाएगी। तो इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक चुटकी बजा के यहाँ से गायब हो जाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर थैनोस पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन वाली इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर आप चीज़ों को स्मूथ कट ऐड करके यहाँ पर चीज़ों को ऐसे स्मूथ कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर होता है हमारा थैनोस वाला एग्जांपल कंप्लीट। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को इस वीडियो की एक अपडेट देना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग लोकी प्रून वाला इफेक्ट क्रिएट नहीं करने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल्स को एडिट कर रहा था तो उतने में ही वीडियो हमारी 1 घंटे 6 मिनट की बन चुकी है। और जब मैं थैनोस वाले एग्जांपल को वहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे हिसाब से ये वीडियो 1 घंटे 30 मिनट की हो जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से मैं यहाँ पर इस एग्जांपल का एक्सक्लूड कर रहा हूँ। और क्या पता मैं इसको कभी फ्यूचर में अपने चैनल के अंदर अलग से ऐसा सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट आउट कर दूं। तो फिलहाल हम लोग लोकी प्रून वाले इफेक्ट को इस वीडियो से हटा रहे हैं और अब हम लोग आखिरी एग्जांपल अपना क्रिएट करने वाले हैं इसके बाद, जो कि है स्पेस वाला एग्जांपल, जिसको मैंने आप सभी को इंट्रो वाले पार्ट में बताया था। तो मैं उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि उसे बनाने की इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से और क्यों ली थी। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप लोग में से बहुत लोग ऐसा फैक्ट वीडियो या फिर कुछ भी ऐसी स्पेस वाली वीडियो देखते होंगे। तो कुछ ही दिन पहले मैं ऐसा फैक्ट वाली वीडियो या फिर कुछ स्पेस वाली वीडियो ऐसा देख रहा था और फिर उस समय मुझे नासा की ऐसी कुछ वीडियो मिली थी जहाँ पर ऐसे कुछ गैलेक्सी टाइप की चीज़ बनी हुई दिखाई दे रही थी। और जब मैं उसे ऐसा इस वीडियो में आकर देख रहा था तो वो चीज़ कुछ ऐसी दिख रही थी। तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसा फोटो वाले तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे। और रही बात मूवमेंट की कि हम लोग यहाँ पर कैसी मूवमेंट रखेंगे, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक इंतजाम कर रखा है पहले से। तो हम लोग इस वीडियो में जैसे मिल्की वे की मूवमेंट को देख पाएंगे वैसे कुछ मूवमेंट हम लोग यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी मूवमेंट हम लोग इसकी रखने वाले हैं, तो प्ले करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की मूवमेंट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मूवमेंट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग पी वर्टेक्स का यूज़ करके इस मूवमेंट को क्रिएट करने वाले हैं और इसे हम लोग एकदम ऐसा सिंपल सा नहीं रखने वाले। डेफिनेटली हम लोग इससे कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, मतलब लंबा चौड़ा थोड़ा सा ये बड़ा दिखे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा पिंकिश ब्लू टाइप के कलर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जैसे जैसे एग्जांपल्स आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब डिट्टो सेम चीज़ तो नहीं छाप देंगे और कलर्स में यहाँ पर ऐसे कलर्स को नहीं रखने वाला। मेरे हिसाब से या फिर मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये कलर्स थोड़े ऐसा बोरिंग लगते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ कलर्स को ऐड करने वाले हैं, पिंकिश ब्लू या फिर मैजेंटा कलर को। तो यहाँ पर हो गया इंस्पिरेशन की बात कि मैंने इन चीज़ों को क्रिएट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से ली। और फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल्स वाली चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि है पी एमिटर और पी रेंडर। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग इधर कर लेते हैं पहले। ओके, और इसे अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ऐसे। और पी रेंडर को थोड़ा भी साइड में कर देते हैं, तो इसे साइड में कर देंगे क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ों को एडअप करने वाले हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। तो पी एमिटर को मैं इधर इनेबल कर लेता हूँ, एक्चुअली पी रेंडर को इनेबल कर लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग अपना सारा काम 3D एक्सेस में करने वाले हैं, तो इसे हम लोग ऐसा 3D रहने देते हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले हमें ये जो डब्बा दिख पा रहा है इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम लोग रीजन वाले एरिया पर आकर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में पहले ले आते हैं, तो रेक्टेंगल कर लेते हैं और इसकी विड्थ और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे। ओके, अब ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसा मिल्की वे टाइप की चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक अच्छे खासे पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे तो मतलब फील नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग पहले कंट्रोल्स पे आ जाते हैं, नंबर पे ऐसे हम लोग कुछ 1000 के लगभग कर देते हैं, नहीं तो अगर इसे अभी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वीडियो प्ले करने में दिक्कत होने लगती है। तो मैं इसे 1000 कर देता हूँ। ओके, और अब देखते हैं ये कितना कैसे हुआ। तो यहाँ पर अच्छे खासे पार्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और एक बार हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, ये चीज़ अभी यहीं पर अटकी हुई ऐसे दिख रही है, तो इसे हम लोग थोड़ा बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर पी टर्बुलेंस को ऐड कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ आके भी ऐसे घूमते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि यहाँ पर ये मतलब ऐसा घुस के एकदम इसे वाइट कर देंगे। तो पी टर्बुलेंस को ऐड करते हैं पी एमिटर के बाद, पी टर्बुलेंस ऐड। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्टिकल्स ऐसे थोड़ा बाहर आने की अब कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ बाहर आ चुकी है। और इसे एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसी। ओके, और ये चीज़ जब बाहर आ रही है तो इसे हम लोग थोड़ा सा कलेक्टिव वे में दिखाने के लिए पी फ्लॉप को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इसे थोड़ा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ कि आपने कभी ऐसा टॉर्नेडो को देखा होगा कि जब वो चलता है तो वो चीज़ों को ऐसे अंदर की वे में ऐसे गोल गोल करके अंदर ले लेता है। तो वैसा हम लोग कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पी वर्टेक्स का यूज़ करूँगा, के बारे में मैंने आप सभी को इंस्पिरेशन वाले पार्ट में बताया था। तो हम लोग पी एमिटर और पी टर्बुलेंस के बीच में वर्टेक्स को ऐड करेंगे। वर्टेक्स में एक्चुअली वो वॉर्टेक्स है, तो उसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इसे ऐड कर लेते हैं। तो आप इसके लोगो से ही देख पा रहे हैं कि ये मतलब ऐसा टॉर्नेडो जैसे मूवमेंट को हमें दिखाने में हेल्प कर पाएगा, तो इसे ऐड कर देते हैं। ओके, तो इस पे हम लोग अब वर्क कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसे एक बार प्ले करके देखते हैं, 1 मिनट ऐसे करते हैं और अब इसे प्ले करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर टोर्नेडो जैसी चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई है, मतलब वही पार्टिकल्स अंदर की वे में ऐसा गोल गोल घूम के चले जा रहे हैं जो मैं यहाँ पर चाहता था। तो फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी पावर और स्ट्रेंथ की सेटिंग्स को कम ज़्यादा करूँगा। तो एक बार स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, प्ले। तो ये तो बहुत तेज़ हो गया, तो इसे इतना भी तेज़ नहीं रखेंगे, इसे कुछ 3 रख लेते हैं अभी। ओके, अब इसे प्ले करके देखते हैं। 1 मिनट, पावर को हम लोग 1 मिनट, अब इसे प्ले करते हैं। तो इतना भी ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पावर की वैल्यू को ऐसे कम ज़्यादा करूँगा, जैसे कि मैं इसे कम कर देता हूँ और अब आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं पावर की वैल्यू को जितना कम करूँगा, बाहर के पार्टिकल्स उतने इसमें इन्वॉल्व होकर ऐसा रोटेट करने में इसे हेल्प करेंगे। तो अभी हम लोग पावर की वैल्यू को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जितनी पावर की वैल्यू है उतने में अपना काम आराम से भी चल जा रहा है। तो इतना भी देखने में ठीक लग रहा है मुझे। या फिर स्ट्रेंथ की वैल्यू को हम लोग कुछ और कम ले लेते हैं। ओके, इतना ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी साइज़ की वैल्यू को थोड़ा 1 के अराउंड कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो मैं इसे 1.1 कुछ ऐसा ले लेता हूँ, एंटर। और अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी अब देखने में ठीक लग रही है। और यहाँ पर मैं चीज़ों को जब कवर करूँगा तो यहाँ पर मैं चीज़ों को हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ऐसा मैक्सिमम टाइम ना लगे कि मतलब यहाँ पे इसने कहीं सेटिंग्स अपनी छुपा के रखी होगी, फट बता दिए यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पर ये डालना है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैक्सिमम जितनी मेरे से चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, मैं आपको चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी हम लोग का यहाँ पर पी वर्टेक्स का काम कंप्लीट होता है और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर पी फ्लॉक को ऐड कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा क्लस्टर या फिर थोड़ा सा कलेक्टिव इफेक्ट बनेगा यहाँ पर। तो हम लोग पी फ्लॉक को ऐड कर लेते हैं। तो पी फ्लॉक को हम लोग पी वर्टेक्स के बाद ऐड करेंगे। तो क्लस्टर यहाँ पर कैसे क्या बनेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बनेगी कि यहाँ पर एक मोटा सा कुछ अंडे टाइप का शेप का कुछ बन जाएगा और उसके अराउंड यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ऐसे स्पेस हमें देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ।
तो पी फ्लॉक को ऐड कर देते हैं, एंटर। और अब पी फ्लॉक पे आ जाते हैं और इसकी फ्लॉकिंग नंबर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पर पी रेंडर पे चीज़ों को लोड अप हो जाने देते हैं। तो चलिए, पी रेंडर में चीज़ें अभी लोड अप होने में टाइम ले रही हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पी फ्लॉक वाले एरिया पर आके इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर देते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये बहुत ही हैवी चीज़ होने वाली है अभी तक की, जितनी भी चीज़ हम लोग ने अभी पार्टिकल्स वाले वीडियो में अभी तक कवर की है। तो यहाँ पर क्या चांसेस हो सकते हैं कि आपकी पीसी क्या पता क्रैश कर जाए या फिर अटक जाए, यानी कि हैंग हो जाए। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि जब मैंने इसे अपने खाली समय में प्रैक्टिस किया था 2 बार मेरा पीसी अपने आप ऐसा हैंग हो गया था और 1 बार ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। खैर कोई नहीं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ पर फ्लॉक की वैल्यूज़ को एडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो वैल्यूज़ बताने वाला हूँ जिससे मुझे अच्छे आउटपुट्स देखने को मिले थे। तो मैं पहले फ्लॉकिंग के नंबर को 8 के अराउंड कुछ ऐसा ले जाता हूँ, 8 या फिर 7 के अराउंड। और अब इसे मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। और फिर इसकी स्ट्रेंथ को भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं कुछ इतना। तो स्ट्रेंथ से बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर बीच में ऐसे स्पेस थोड़ी सी बन जाएगी। तो मैं इसे हल्का सा बड़ा करता हूँ कुछ ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर कुछ अंडे जैसा बन जाएगा और बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ से होती है। यहाँ पर हम लोग अट्रैक्ट स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज हल्का से करेंगे। तो अट्रैक्ट स्ट्रेंथ से क्या होगा कि ये बैकग्राउंड की पार्टिकल्स को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, इसको आप अपने से करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो मैं इसे कुछ इतना रख लेता हूँ। और फिर रेपल स्ट्रेंथ को हम लोग बहुत हल्का से इंक्रीज करेंगे, तो इसे 0.06 रख देते हैं। और हम लोग यहाँ पर स्पेस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो हम लोग इसे थोड़ा सा अभी हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे देखने में सही लग रही है। तो इससे मैक्सिमम की वैल्यू को हम लोग थोड़ा इधर कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं मिनिमम की वैल्यू को इसके क्लोज ही कुछ ऐसा ले आता हूँ। कुछ इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक स्पेस देखने को नहीं मिलेगा तब तक ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जब तक हमें ये अंडा यानी कि कोर जैसी चीज़ दिखाई नहीं देगी तब तक ये चीज़ ऐसा थोड़ी मैसअप होते हुए दिखाई देगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे कुछ ऐसा रख देता हूँ। और ये चीज़ अभी कुछ ऐसी दिख रही है, तो इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस इफेक्ट का बेस बन चुका है लगभग, और इसे हम लोग आगे भी बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पी टर्बुलेंस की वैल्यू को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो इससे हमारी पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी सी और रिफाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा जेड एक्सिस की तरफ निकलते हुए दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं जेड की वैल्यू को कम कर दूंगा। तो ऐसा मैं अभी क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ आपको फ्यूचर में पता चल जाएगी कि मैं जेड की वैल्यू को भी दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू को भी मैं 0 कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसको मैं 5 और 6 कुछ ऐसा ले लेता हूँ। तो मैं इसे 0.5 ले लेता हूँ और 0.6 ले लेता हूँ। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज पढ़ने से ये और थोड़ा अच्छे से ट्रेड होगा यहाँ पर। तो इसे हम लोग हल्का सा प्ले करके देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स ऐसे थोड़े बड़े एरिया में स्प्रेड अप हो रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा आगे करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पर ये रेंडर लेने में टाइम ले रहा है, तो मैं इसे अभी पीछे ही कर लेता हूँ। और इसे हम लोग अभी बड़ा कर लेते हैं। और अभी हम लोग वैल्यूज को फिलहाल इनपुट कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग इसे देखेंगे कि आखिरी में चीज़ क्या क्रिएट हो रही है। और मैं इसे अब बार प्ले करके देखता हूँ। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसी हमें दिखाई देगी। हम लोग इसकी डेंसिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ ऐसा मोटी होकर फैलेगी तो ये चीज़ और अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ पर इसको 50-60 के अराउंड कुछ ऐसा रख लेता हूँ। तो इसे हम लोग 60 रख लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पर एक मोटी सी लाइन कोने में बन चुकी है। और अब एक बार हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज़ देखने में अच्छी लग रही है। और एक और चीज़, हम लोग यहाँ पर रैंडम सीड की वैल्यू को भी थोड़ा सा हाई अच्छे से इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पार्टिकल्स की रैंडमनेस थोड़ी और अच्छे से दिखेगी और थोड़े से पार्टिकल्स भी ऐड अप होंगे। और ऐसे देखने में ये भी लगेगा कि थोड़े पार्टिकल्स अभी फिलहाल के लिए ऐड अप भी हो गए हैं। तो मैं इससे कुछ ऐसा 1500 ले लेता हूँ, एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े से और पार्टिकल्स आ गए कोने में। और अब मैं इसे हल्का सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग पे आके प्ले करते हैं। तो ये चीज़ अब देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और बाकी हम लोग आखिरी में क्या करेंगे
कि हम लोग इस चीज़ को ऐसा चपटा करके रख देंगे। चपटा करने का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग इसको बेसिकली अपने वाई एक्सिस पे ऐसा रख देंगे। तो इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिलहाल। ओके, और फिलहाल के लिए हम लोग ने इतना काम कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़े कलर्स को एडअप कर लेते हैं। तो पी एमिटर पे हम लोग आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पर स्टाइल वाले एरिया पे आ जाते हैं। कलर कंट्रोल्स को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर कलर ओवर लाइफ पे आ जाएंगे। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर कलर्स को क्यों एडअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे कलर्स डालने के और अच्छे वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कलर ओवर लाइफ में चीज़ों को एडअप करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले अपने वेब ब्राउज़र पर आ जाता हूँ, जहाँ से मैंने अपने कलर्स को एडअप करने की इंस्पिरेशन ली थी। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र को खोल लेता हूँ। तो मैंने इस फोटो से एग्जांपल ली थी कि हम लोग कुछ ऐसे कलर्स को एडअप करेंगे। या फिर एक मिनट, इसे भी हम लोग खोल लेते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ब्लूइश पिंक मैजेंटा ऐसा कुछ कलर एडअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चीज़ों को एडअप करना शुरू करते हैं। तो डाउन सी रिजॉल्व में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर 3-4 पॉइंटर्स बना लेते हैं ऐसे। ओके, तो पहले वाले को थोड़ा सा वाइटिश रहने देंगे और दूसरे वाले पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आके थोड़ा पिंक रेड ऐसा कुछ कलर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कलर को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आकर हम लोग कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ ब्लू या फिर पिंक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोग स्काई ब्लू टाइप का कलर ले लेते हैं। तो मैं ऐसा ब्लू ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कुछ ऐसा ले लेते हैं। ओके, और एक यहाँ पे डॉट और एक डॉट यहाँ पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पिंकिश कलर ले लेंगे, पिंकिश या फिर रेडिश कुछ ऐसा। तो यहाँ पर रेडिश कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई पिंकिश कलर ले लेते हैं। इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ओके, और फिर इधर आ जाते हैं। इधर हम लोग कुछ रेडिश कलर ऐसा ले लेंगे। तो इस पर आ जाते हैं। ओके, मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ। ओके, और फिर हम लोग इस डॉट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग और फिर हम लोग इस डॉट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं। ऐसा ठीक रहेगा। ओके, और अभी से और अब हम लोग इसे देखते हैं। ओके, ये चीज़ ठीक है। और मैं यहाँ पर इस ब्लू वाले डॉट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर पूरे एरिया पे ऐसा ब्लू ब्लू देखने को मिल रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग इस वाले पे आके रेड ले लेते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पे। तो मैं रेड ले लेता हूँ। ओके, तो ये चीज़ अब देखने में थोड़ी सी ठीक लग रही है। और मैं इस वाले डॉट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट ऑफ कर लेता हूँ। और फिर इतनी चीज़ों को कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड एडअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एडअप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर रेंडर 3D को ऐड कर देते हैं। तो इंस्पेक्टर को थोड़ा सा बंद करेंगे और यहाँ पर रेंडर 3D को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग 3D कैमरा को भी एडअप कर देते हैं, क्योंकि इसे बाद में एडअप करना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं। 1 मिनट, मैंने कैमरा को कलर जगह एडअप कर दिया, तो इससे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं पहले। और हम लोग पी रेंडर के बाद यहाँ पर मर्ज को एडअप करके फिर उसके संग ऐसे कैमरा को एडअप कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग मर्ज 3D को एडअप कर देते हैं। मर्ज 3D को ले आते हैं इसे और इसे हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग कैमरा को इससे कनेक्ट कर देते हैं। ग्रीन चैनल से इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम लोग इधर रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मर्ज को इसके बीच में एडअप कर, तो यहाँ पर कैमरा को मैं इसके ग्रीन चैनल से ऐसे जोड़ लेता हूँ। तो ये चीज़ ऐसे जोड़ नहीं रही, कोई नहीं, हम लोग मर्ज 3D को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कैमरा एडअप कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को जोड़ने के लिए नॉर्मल मर्ज को ऐसे जोड़ लेंगे मर्ज 3D के बाद। तो इसे ऐसे ले आते हैं और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम लोग मीडिया आउट से ऐसे जोड़ देते हैं। इसे ऐसे जोड़ देंगे और इस पर इसके इनपुट्स को हम लोग स्वैप कर देंगे और इससे हम लोग मीडिया आउट से ऐसे जोड़ देते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पर कैमरा को थोड़ा सा ऐसा पीछे करेंगे। और अब मैं यहाँ पर अपने कैमरा को सेटअप कर लेता हूँ। तो इसे थोड़ा ऐसे करते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो को हम लोग खोल लेते हैं। तो आप इसे ऐसे भी मतलब आगे पीछे खींच के सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसकी सेट की वैल्यू को अपने से लिख भी सकते हैं। तो मैं इसे 15 लिख के देखता हूँ, 15 एंटर। 15, ये चीज़ इतनी बड़ी दिख रही है। और अगर यहाँ पर मैं 17 डालता हूँ तो देखते हैं ये कितनी बड़ी दिखेगी। ओके, तो ये इतनी बड़ी दिख रही है। तो मैं इसे आगे कर देता हूँ कुछ इतना बड़ा, और आगे कर देते हैं। और यहाँ पर आके देखते हैं ये कितनी बड़ी हो जाएगी, ये जो हमारी ऑर्बिट है। तो उसी के हिसाब से ऐसे हम लोग यहाँ पर कैमरा प्लेस करेंगे, नहीं तो चीज़ें इसके बाहर चली जाएंगी तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी अजीब सी दिखेंगी। तो तब तक यहाँ पर पी रेंडर पर हम लोग चीज़ों को जनरेट होने का समय दे देते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पर चीज़ें रेंडर होने में टाइम लेंगी, तब तक हम लोग अपने खाली समय में यहाँ पर चीज़ों पर ग्लो को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स हमें थोड़ा ऐसा और अच्छे से दिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ग्लो को ऐड करेंगे मर्ज के बाद। तो मैं यहाँ पर ग्लो को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मर्ज के पहले ऐड करेंगे, सॉरी। तो रेंडर 3D पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं GLOW ग्लो। इस ग्लो को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और हम लोग एक काम करते हैं, सॉफ्ट ग्लो को भी ऐड कर देते हैं।
तो ऐसे हमारी यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी दिखाने की कि सारे पार्टिकल्स हमें ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में दिख पाए। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट ग्लो को भी ऐड कर देता हूँ। ओके, सॉफ्ट ग्लो आ चुका है, इसे भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पीसी को लगभग 15 मिनट के अराउंड ऐसे ही छोड़ दिया था। वो मैंने इसलिए छोड़ा था कि ये चीज़ यहाँ पर रेंडर हो जाए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ अभी कम्प्लीटली रेंडर नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर मुझे न चाहते हुए भी आपको खाली ये बताना पड़ेगा फिलहाल के लिए कि हम लोग क्या क्या वैल्यूज अभी यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके चीज़ों को दिखाना चाहता था। लेकिन आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये बड़ी हैवी चीज़ है, या फिर पीसी उतना हाई एंड नहीं है मेरा, तो मजबूरी की वजह से यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली ऐसे करके अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा। तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है ये मतलब और थोड़े दूर तक फैले, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक और वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं पी टर्बुलेंस के बाद। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वर्टेक्स को ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली इसका क्या फंक्शन रहेगा कि जब हम लोग उसे यहाँ पर एड अप ऐसे कर देंगे तो वो चीज़ ऐसे स्टार्टिंग में बोल्ड सर्कल की तरह से ऐसा बना देगी, लेकिन जब ऐसे टाइम यहाँ पर बीतता जाएगा तो वो आखिरी में आते आते एक बहुत बड़ी एरिया में ऐसा फैल जाएगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आखिरी में ऐसा इसके रिंग के जैसा कुछ काम करेगी, जैसे आप सैटर्न पे रिंग्स देख पाते हैं कुछ वैसा। तो हम लोग यहाँ पर पी वर्टेक्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी वर्टेक्स, इसे ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो मैं पहले इधर आ जाता हूँ और इसे हल्का सा हम लोग प्ले करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा रिंग जैसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वैसे कुछ कन्वर्ट हो गई है। तो मैं अगर इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को यहाँ पर आ जाता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ हो रही है ये अपने आउटर बाउंड्रीज में ऐसा एक हार्ड सा सर्कमफेरेंस बना रही है। तो यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ये स्टार्टिंग एनिमेशन में देखने में कैसी लग रही है। लाइक मैं इसे अगर प्ले करता हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो मैं इसे यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा रख लेता हूँ और अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ अब देखने में अच्छी लग रही है, तो इसे हम लोग यहाँ पर ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे, नहीं तो ये पी रेंडर इसे प्रोसेस करने में बहुत टाइम ले लेगा। और यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं पावर की वैल्यू को भी कम ज़्यादा कुछ करके देख लेता हूँ। तो इसे पहले एकदम इतना करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा सर्कल से निकलने वाली चीज़ ऐसे गायब हो जा रही है पावर की वैल्यू को कम करने से। तो हम लोग इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं या फिर इसे 1 करके देखते हैं, एंटर। और अब इसे थोड़ा सा हम लोग प्ले करके देखते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ देखने में ठीक लग रही है ओवरऑल। और अगर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे ये थोड़ा एक लार्जर एरिया में एक्सपेंड अप हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखता हूँ स्टार्टिंग के फ्रेम पे आकर। तो इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 1 के अराउंड कुछ ले जाते हैं और अब इसे यहाँ पर हम लोग प्ले करके देखते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा लार्जर एरिया में एक्सपेंड हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर ये ऐसे क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब साइज की वैल्यू कम थी तो इतने फ्रेम पे हम लोग को ये चीज़ कुछ इतनी एक्सपेंड होकर दिख रही थी और अभी ये थोड़े ज़्यादा एरिया में एक्सपेंड अप हो रही है। तो ये जितनी एक्सपेंड होगी ये चीज़ ये उतनी अच्छी लगेगी। तो मैं इसे यहाँ पर कुछ 3 के अराउंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, एंटर। और मैं इसे एक बार प्ले करके देखता हूँ। ओ नो, ये चीज़ थोड़ा सा सर्कुलर वे में आ गई। तो हम लोग इसको इसकी पिछली वैल्यू पर ही रहने देते हैं, इतने पर। और अब इसे प्ले करते हैं। ओके, सो ये चीज़ अब देखने में थोड़ी सी ठीक लग रही है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पर पीएमीटर पे आ सकते हैं और कंट्रोल्स वाले एरिया पर आप वेलोसिटी की वैल्यू को कुछ इतना इंक्रीज कर देंगे तो ये चीज़ थोड़ा और जल्दी ऐसे फैलेगी। और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी के एरिया में आकर एंगल वेरिएंस की वैल्यू को आप अगर आप 360 रख देंगे तो ये बेसिकली आपकी डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं 360 रख देता हूँ तो ये चीज़ और अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ी मजबूरी की वजह से चीज़ों को ऐसा प्ले करके नहीं दिखा पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि ये चीज़ रेंडर लेने में बहुत अच्छा सा टाइम ले रही है। तो आप इसे जब अपने से क्रिएट करिएगा तो तब आप इस चीज़ को और अच्छे से ऐसा प्ले करके देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही प्ले करके दिखा पाऊंगा। तो इसे प्ले करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब ऐसा स्पेस थोड़ा सा और बिल्डअप हो गया है और जब आप इसे ऐसा प्ले करेंगे तो ये तो इसके पार्टिकल्स और थोड़ा रैंडमली मूव करेंगे। तो आप ये चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ऐसे अगर मैं यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। तो मैं इसे कुछ 50 के राउंड कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने पीसी को कुछ देर के लिए ऐसा छोड़ देता हूँ ताकि हम लोग ने अभी तक जितना भी
ताकि हम लोग ने अभी तक जितना भी काम किया है तो वो चीज़ हमारे रेंडर में से स्टोर अप हो पाए। तो मैं इसे यहाँ पर लाके फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चीज़ों को रेंडरिंग के लिए छोड़ दिया था और लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर टाइमलाइन प्ले नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बस यहाँ पे कुछ आखिरी चीज़ें बता देता हूँ। तो बस आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि आप जितना हो सके आप अपने कैमरे के एंगल को उतना ऐसा बाहर की तरफ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसे पार्टिकल्स ये बाहर निकलते हैं तो तो चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पर आपको ऐसा कंक्लूजन टाइप चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। इसे आप ऐसा बहुत पास रखेंगे तो यहाँ से चीज़ें ऐसा कट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने कैमरे को इतना बाहर ले सकते हैं जितना मतलब ये पार्टिकल्स ऐसा इसके फ्रेम के अंदर आ जाए। और बाकी एंड में बस आपको मैं एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इन केस आप यहाँ पे इतने ग्लो से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मीडिया आउट के पहले जो भी नोड है, जैसे हमारे यहाँ पर मर्ज नोड है, आप यहाँ पर ग्लो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट ग्लो मैंने जितना देखा कि वो ग्लो से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। मैं जितने सिनेरियोस में इसे यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसे हल्का सा प्ले होने देते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि कलर्स थोड़े और अच्छे से प्रेजेंट यहाँ पर हो पा रहे हैं। हम लोग ग्लो की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेते हैं। तो हम लोग इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ग्लो को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से ब्लडनेस एडअप हो जा रही है। तो ये आपकी यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ब्लरी दिखाना चाहते हैं कि नहीं। तो ब्लेंड से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो लाइटिंग है, मतलब कि इस यहाँ पर जितनी भी कलर्स की ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस बेसिकली यहाँ पर कम ज़्यादा होगी। तो मैं इसे थोड़ा सा कम करके देखता हूँ। तो हम लोग इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। तो सॉफ्ट ग्लो से बेसिकली आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसकी ग्लो साइज और ब्लेंड की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ब्लेंड की वैल्यू को कम ज़्यादा करने से क्या होगा कि आप इसकी लाइटिंग को एक तरह से कम कर देंगे। तो इसकी लाइटिंग यहाँ से ऐसे कम हो जाएगी। लाइटिंग मतलब कि यहाँ पर इसके कलर की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और ग्लो साइज से क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी ऐसा ब्लरीनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉफ्ट ग्लो को बस आप ऐसे एडप्ट करके छोड़ भी देंगे तब भी मेरे हिसाब से इस सिनेरियो में मेरा काम बन जा रहा है। तो मैं इसे ऐसे रहने दूंगा। और बाकी आपके प्रेफरेंस पे मैटर करता है कि आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड है। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बोल रहा था कि आप इसको ऐसा मतलब चपटा करके भी रख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 3D को एडप्ट कर लेंगे मर्ज 3D के पहले। तो मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और इसे मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके, और इसे बड़ा करके हम लोग पी रेंडर के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 3D को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म 3D ऐड। ओके, सो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके इसे मतलब अपने हिसाब से ऐसा सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटेशन पे आके एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। तो आप ऐसे मतलब इसे प्लेसअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसे ऐसे भी प्लेसअप कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म पे आकर। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इसको और थोड़ा सा ऐसा बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो हमारी गैलेक्सी वगैरह जो भी है इसे और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इन सारी नोट्स को ऐसा कॉपी करके Ctrl+C, और यहाँ पर आप इसे यहाँ पर आके Ctrl+V प्रेस करके चीज़ों को एडअप करके और बड़ा बना सकते हैं। तो उसे भी मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ सभी को। और एक और हम लोग यहाँ पर मर्ज को ले आएंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसके बाद में मर्ज 3D को एडअप कर लेता हूँ, 3D ऐड। और फिर इसको हम लोग कैसे बड़ा करेंगे अब उस पर आ जाते हैं। तो पी रेंडर के बाद यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म को ले आएंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म ऐड, और मैं स्केल की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ डिटेलिंग को एडअप करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 एंटर। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को इस मर्ज 3D में एडअप कर देते हैं और इस मर्ज 3D को इससे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग में और अब इसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यहाँ पर हमारे मेन पास वाले पार्टिकल्स दिख रहे हैं और ये इसके पार्टिकल्स और थोड़े, और फिर यहाँ पर इसके थोड़े से पार्टिकल्स और इस वाले ऑर्बिट के पार्टिकल्स मिक्सअप होके यहाँ पर चीज़ों को ऐसा हल्का सा डार्क कर दे रहे हैं, जो कि सच बताऊं मुझे ये चीज़ देखने में अच्छी लग रही है। तो ऐसे हम लोग इसे थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। और फिर आप ट्रांसफॉर्म 3D में आकर आप इन चीज़ों को ऐसा टिल्ट करके इसको अपने कैमरे के अंदर ले आ सकते हैं। नहीं तो आप अपने कैमरे को बाहर खींच लीजिए, ये भी एक अल्टरनेटिव है उसका। तो मैं अपने कैमरे को हल्का सा टिल्ट अप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्म पर आकर इनकी वैल्यूज़ को ऐसा सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, -18.3। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं -18.3। एक मिनट, अब प्ले करते हैं।
तो अभी चीज़ देखने में अच्छी लग रही है। तो कुछ इस प्रकार आप लोग यहाँ पर अपनी गैलेक्सी को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे आपको रेंडर करके इसकी रिजल्ट को भी दिखा दूंगा। बस यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जब इसे क्रिएट करने जाएंगे तो ये चीज़ अच्छी खासी क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको रेंडर करके इसकी आउटपुट को देखने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा सोचने लगेंगे कि मैंने क्यों किया था। तो बस यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ पर। तो कोई नहीं, आप इसे अपने से जब प्रैक्टिकली करिएगा तो तब आप इसकी फील और अच्छे से ले सकते हैं। और बाकी कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एक गैलेक्सी टाइप की पार्टिकल्स की इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं इसको क्या बोलूँगा कहूँगा, तो मैं इसे कुछ गैलेक्सी वगैरह कुछ ऐसा ही बोल देता हूँ। खैर, यहाँ पर होता है हमारा आखिरी एग्जाम्पल कंप्लीट। और डेफिनेटली आप यहाँ पर चीज़ों को और बेटर करने के लिए आप यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो, ग्लो, हाईलाइट्स, इन सारी चीज़ों को एडअप कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप थोड़ी सी अपने हिसाब से चीज़ों पर कस्टमाइजेशन एडअप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसे रेंडर करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली देखने में कैसी लगेगी। तो चलिए मैं इसे अब रेंडर कर देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर हो गई है हमारी रेंडरिंग कंप्लीट और मैंने इसे रेंडर इन प्लेस के द्वारा इसे सेव कर लिया है। और अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो इसे प्ले करते हैं। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट और यहाँ पर आप अपने से कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। मैं इसको आखिरी में बहुत अच्छे से कस्टमाइज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, रेंडरिंग के समय बहुत बुरी तरह से मेरे पीसी में दिक्कत आ गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से आखिरी में कस्टमाइज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितनी भी चीज़ बनी है, ये चीज़ अच्छी बनी है, मैं ये कह सकता हूँ। और बाकी आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे होंगे कि ये चीज़ ऐसी थोड़ी सी ब्लरी देखने में दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कभी भी ऐसा ऑनलाइन कहीं पर भी गैलेक्सी या फिर मिल्की वे कुछ ऐसी वीडियो आप देखेंगे तो उसको आप जब भी देखेंगे तो वहाँ पर उस एरिया के पार्टिकल्स एकदम ऐसा ब्लरी वे में ही हमेशा दिखते हैं। चाहे आप नेब्यूला का देख लीजिए या फिर स्पेस में किसी और बड़ी चीज़ को आप देख लीजिए, वहाँ पर ऐसे ही पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाकी आप यहाँ पर टाइम स्पीड नोट को ऐड करके इसकी स्पीड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और बाकी चलिए इस वाले एग्जाम्पल में बस इतना ही। चलिए guys, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने इस मास्टर क्लास वाली वीडियो के अंदर टोटल 6 एग्जांपल्स को लेके जो कि बेसिकली पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड थे, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया। और मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को भी एडअप करना चाहता था, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ही लंबी हो जाती, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जितने अच्छे एग्जांपल्स हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपके रिव्यूज का वहाँ पे वेट करूंगा। और कोई भी आपको सजेशन देना हो कि आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं जरूर से उन चीज़ों पे वर्क करूंगा। जैसे कि मुझे पहले सजेशन मिला था कि कैसे ब्लू फ्लैटी जैसी वीडियोस को एडिट करते हैं, वैसी चीज़ों को मैं अपने चैनल पे कवर करूँ, तो मैंने उसके लिए मैप एनिमेशन वाली वीडियो ले। ऐसे ही आप भी मुझे कमेंट्स में सजेशन देंगे तो मैं वैसी वीडियोस पे वर्क करना शुरू कर दूंगा। और बाकी चलिएगा, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने रिव्यूज को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक और बात कि आखिरी वाले जो यहाँ पे एग्जाम्पल था, वहाँ पे मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर मेरा पीसी वहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर बन जा रहा था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो आप लोग चीज़ क्रिएट कर रहे थे वो बड़ी ही हैवी चीज़ थी। लेकिन उसके आखिरी वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो आप कैसे इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी फाइनल आउटपुट तो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई दिया था। तो ये तो बात हुई आखिरी एग्जाम्पल के बारे में। और बाकी जितना मुझसे पॉसिबल हुआ है मैंने उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आखिरी में। और बाकी उस चीज़ से रिलेटेड या फिर वीडियो में दिखाए किसी चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसे डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मुझे अपने डाउट्स को बता सकते हैं। मैं उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बाकी चलिएगा, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।